अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप जाके स्टार्टिंग से तमाम वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सीरीज है हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, उसको सीक्वेंस में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग वैसे ओएसआई मॉडल्स पढ़ रहे थे। पहला जो हमारा क्रैश कोर्स था वो पूरा बेसिक्स के ऊपर था। दूसरे में हम लोगों ने सर्विस और नेटवर्क्स वगैरह को देखा था। थर्ड में हम लोगों ने यानी थर्ड से हम लोग बकायदा पढ़ना शुरू किया था, तो हम लोग ओएसआई मॉडल्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग डेटा लिंक लेयर को कवर करेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो एडवांस प्रोटोकॉल्स, अलोहा प्रोटोकॉल्स एंड वो सब पढ़ा था, वो सब भी डेटा लिंक लेयर के अंदर ही एक्चुअली में आते हैं, बट हमने उनको फिजिकल लेयर्स के अंतर्गत पढ़ा था और अभी डेटा लिंक लेयर को अलग से पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका पीछे रीजन ये है कि हम लोग तो ओएसआई मॉडल पढ़ रहे थे। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल दोनों के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था, तो दोनों मॉडल ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमने ये देखा था कि ओएसआई मॉडल जो था वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल एप्लीकेशन बेस्ड था। मैं आपको यहाँ पर गूगल करके अगर दिखाता हूँ, जस्ट कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। तो अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं ना, कंपैरिजन के बेसिस पे, यहाँ पर एक अच्छा सा कुछ इमेज वगैरह मिल जाएगा तो हम आपको समझा पाएंगे, आई होप। हाँ जी, ये काफी अच्छा है और हम लोग भी एक्चुअली इसी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहीं से समझाना चाहता हूँ। एज यू कैन सी, ये ओएसआई मॉडल है और ये टीसीपी आईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल के बारे में हमने सेकंड क्रैश कोर्स में ये बात बहुत डिटेल से बताया था कि ये कॉन्सेप्चुअल है, फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लग जाए। जबकि एप्लीकेशन के बेसिस पे, एप्लीकेशन का मतलब जो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, उसके बेसिस पे टीसीपी आईपी मॉडल का यूज होता है। ये हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया हुआ था। अब हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल लेयर, अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? डेटा लिंक लेयर। इसके बाद नेटवर्क लेयर आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, सेशन लेयर आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर आएगा, एप्लीकेशन लेयर आएगा। और टीसीपी आईपी में अगर आप देखेंगे ना, तो यही 7 लेयर टीसीपी आईपी में कुछ अलग नहीं है। यही 7 लेयर टीसीपी आईपी में एक साथ काम करते हैं, मर्ज होके। तो यहाँ पर होता कुछ यूं है कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये दोनों को मर्ज कर दिया जाता है एक साथ। ठीक है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को एक साथ मर्ज करके लिंक या फिर नेटवर्क इंटरफेस, या फिर इसको भी फिजिकल लेयर ही आप बोल लीजिए या डेटा लिंक लेयर बोल लीजिए, जो कि टीसीपी आईपी का मॉडल है, वो एक साथ काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल का जो 2 लेयर्स है वो साथ में काम करता है टीसीपी आईपी में, और ये आपस में ओवरलैप करता है, इसीलिए टीसीपी आईपी में इसको एक जगह रखा गया। एंड दैट्स वन द रीजंस व्हाई हम लोगों ने जब फिजिकल लेयर को पढ़ा था, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक ऐसा पढ़ा था जो डेटा लिंक लेयर के अंदर अंदर आता है। उसका पीछे रीजन ये था कि अब जो हम लोग डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो डेटा लिंक लेयर का कुछ कॉन्सेप्ट है वो कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा, बट आपको समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये एप्लीकेशन बेसिस पे आता है, यानी टीसीपी आईपी मॉडल, तो हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से ही चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हमारा डेटा लिंक लेयर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा लेयर्स पढ़ेंगे और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो आपको एक ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से काम होता है ना। 2 लेयर्स यहाँ पर एक लेयर बन गए। नेटवर्क लेयर यहाँ पर अकेला ही है, नाम थोड़ा सा चेंज है बट एक ही पकड़ के चले, नाम अगर आप सेम भी रखे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नेटवर्क लेयर को दोनों जगह स्टैंड अलोन पढ़ा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को दोनों जगह स्टैंड अलोन पढ़ा जाता है, और प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन, इन तीनों लेयर को एक साथ एप्लीकेशन लेयर में पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी नीचे का जो 2 लेयर है, या आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग का नीचे का जो 2 लेयर है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, उसको एक साथ पढ़ते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और आज डेटा लिंक लेयर कवर हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर ओएसआई का कॉन्सेप्चुअल मॉडल में कवर हो जाएगा, और टीसीपी आईपी मॉडल के बेसिस पर, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में नेटवर्किंग ऐसे ही काम करता है और रियल वर्ल्ड में आपको एक्चुअली में अप्लाई करना होता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आज हम लोग डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कवर कर लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो काम होता है वो हम लोग कर लेंगे, यानी किस तरीके से रॉ बिट्स फ्रेम में बनता है और किस तरीके से फ्रेम में बनने के बाद उसको सेंड यानी पैकेट्स करके सेंड कर दिया जाता है। यहाँ तक हम लोग का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वो पैकेट किस तरीके से आगे काम करता है दूसरे लेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को क्लियर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन था या कंफ्यूजन हो सकता था, तो क्लैरिफाई करना जरूरी था। डेटा लिंक लेयर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग फ्रेमिंग पढ़ेंगे, एरर कंट्रोल पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे ये सब कहाँ से टॉपिक आ गया? बहुत इजी टॉपिक है ये सब। लगभग इसमें जितने भी टॉपिक है उसमें 50-60% आपको ऑलरेडी जो मैं बनाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें शायद ना समझ में आए, तो मैं हूं ना समझाने के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। याद रखिए, डेटा लिंक लेयर का शुरुआत कहाँ से होता है और फिजिकल लेयर का एंडिंग कहाँ पर होता है। जब भी बात करते हैं नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स का, कंट्रोल फ्लो, एरर डिटेक्शन, जो हमने
हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था ना, कैरियर नेटवर्क वाला, इस तरीके से एरर डिटेक्शन, एरर कोलिजन, ये सब डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है। फिजिकल लेयर सिर्फ रॉ बिट स्ट्रीम के साथ चलता है। फॉर एग्जांपल हमने जब मीडियम्स पढ़ा था कि दो तरीके का मीडियम्स होता है ट्रांसमिट करने का, वो फिजिकल लेयर का पार्ट था, ठीक है। तो ये क्योंकि आपस में ओवरलैप करता है इसलिए इसको मिला के पढ़ा जाता है आमतौर पे। और ये रेफरेंस आपके सामने OSI मॉडल का है बाय द वे। द डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रीम्स इनटू सिग्नल, फ्रेम, एड्रेस, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड होस्ट। यानी डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है, ये सबसे पहले बात तो ये है कि OSI मॉडल का सेकंड लेयर में आता है। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डेटा स्ट्रीम को कन्वर्ट करना, सिग्नल्स में फ्रेमिंग करना, उसको एड्रेसिंग करना, एरर को कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना बिटवीन डायरेक्ट कनेक्टेड होस्ट, बिटवीन जिसके साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट है उससे। अब इसमें से काफी सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्रैश कोर्सेज में, तो वो आपको हेल्प करेगा। इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। दिस लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेयर एंड हैज कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग तकरीबन 70% पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी जो 30% कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर hides the detail of underlying hardware and represent itself to upper layer as a medium to communicate। क्या मतलब ये है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो छुपा लेता है वो डिटेल्स को जो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, और उसके ऊपर वाले जो लेयर है उसको सीधा जो यानी जिससे उसको मतलब है वो चीज रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मीडियम रिप्रेजेंट करता है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। डेटा लिंक लेयर वर्क बिटवीन टू होस्ट विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन सम सेंस। यानी डेटा लिंक लेयर दो होस्ट के दरमियान काम करता है, दो अलग अलग डिवाइस जो कनेक्टेड है डायरेक्टली कुछ हिसाब से उसके दरमियान काम करता है ये। दिस डायरेक्ट कनेक्शन कुड बी पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। अब ये जो कनेक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट हो सकता है, या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हो सकता है। सिस्टम ऑन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आर सेड टू बी ऑन द सेम लिंक। अब जो सिस्टम है जो जिसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है नेटवर्क में, वो सेम लिंक पे होना चाहिए। क्या मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? वैसे ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आप समझते हैं ना ब्रॉडकास्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया, उसमें जैसे ही कोई आता है तो एक ब्रॉडकास्टिंग होता है कि इसने ज्वाइन किया, इसने लिंक को ज्वाइन किया, तो ये इट्स काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रीम इनटू सिग्नल्स बिट बाय बिट एंड टू सेंड दैट ओवर द अंडरलाइन हार्डवेयर। तो डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर का मेन काम ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा स्ट्रीम्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा जो हार्डवेयर है वो सिग्नल्स में चलता है ना, 0-1 बिट बाय बिट, यानी 0-1 में कन्वर्ट करता है वो उसको, और सेंड करता है ओवर अंडरलाइन हार्डवेयर, और सेंड करता है जो भी मीडियम या जो भी हार्डवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रीम्स को आपके कंप्यूटर से ही जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से जब कंप्यूटर में जब आएगा या कंप्यूटर से जाएगा, तो कंप्यूटर का जो मेन एकदम जो लो लेवल में कंप्यूटर समझता है वो 0-1 समझता है, जिसको बिट स्ट्रीम बोलते हैं। तो डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है इसको कन्वर्ट करवाने के लिए। एट द रिसीविंग एंड डेटा लिंक लेयर पिक अप डेटा फ्रॉम हार्डवेयर विच आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, असेंबल देम इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट एंड हैंड इट टू द अपर लेयर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम समझ में आ गया आपको कि डेटा लिंक लेयर करता क्या है बेसिकली। जब आप डेटा लिंक लेयर से कुछ सेंड करते हैं, यानी जब आप कुछ सेंड करते हैं, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है आप देखिए। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रीम इनटू अ सिग्नल बिट बाय बिट, जब आप सेंड कर रहे हैं, एंड सेंड दैट टू ओवर अंडरलाइन हार्डवेयर। आपने सेंड कर दिया, अब जो रिसीव कर रहा है, जब रिसीविंग साइड में जाएंगे ना, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? डेटा लिंक लेयर पिक्ड अप डेटा फ्रॉम हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से वो पिक करेगा। और हार्डवेयर कनेक्शंस के बारे में हम लोगों ने किससे पढ़ा था? फिजिकल लेयर की, मीडियम कौन सा होगा, रेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वो सब, तो ये उससे पिक करेगा एंड देन ये क्या करेगा? फॉर्म इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाएगा, असेंबल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फ्रेमिंग फॉर्मेटिंग जो भी जरूरत है वो करेगा, और उसके ऊपर वाले लेयर को भेज देगा। द वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर ट्रेंड टू गेट more complex when it is dealing with multiple hosts on single collision domain। यानी वही बात है ना कि जो डेटा लिंक लेयर का काम है ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब जब ये डील करता है मल्टीपल लोग से, मल्टीपल होस्ट से, मल्टीपल डिवाइस से ऑन अ सिंगल कोलिजन डोमेन, और एक डोमेन में यानी एक मीडियम में। अब जो डेटा लिंक लेयर होता है ना उसका सब दो लेयर होता है, यानी दो पार्ट्स होता है डेटा लिंक लेयर का बुनियादी तौर पे। एक पार्ट होता है लॉजिकल लिंकिंग कंट्रोल, जिसको LLC भी कहा जाता है। इट डील्स विद प्रोटोकॉल्स, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। यानी दो पार्ट डेटा लिंक लेयर में होता है। एक पार्ट होता है लॉजिकल लिंकिंग कंट्रोल के लिए, जिसमें काम क्या क्या होता है, जिसमें प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, कैसे करके फ्लो होगा, यानी कैसे करके ये काम चलेगा उसके बारे में बताया जाता है, और एरर कंट्रोल से रिलेटेड मैकेनिज्म्स यही बताते हैं। दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। इट डील्स विद एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मीडिया। ये डील करता है एक्चुअल जो मीडिया होता है, मीडिया जो मीडियम है, एक्चुअल जो डिवाइस जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड ये काम करता है। दीज टू सब लेयर वर्क टुगेदर टू इंश्योर रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ फिजिकल मीडियम। और ये दोनों लेयर प्रॉपर तरीके
तरीके से एक साथ काम करते हैं ताकि रिलायबली और एफिशिएंट तरीके से डेटा ट्रांसमिट किया जा सके फिजिकल मीडियम में। ठीक है, तो अब तक एकदम सिंपल सा है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है भाई, वही सब काम करता है कि बेसिकली एक होस्ट से दूसरा होस्ट में प्रॉपर तरीके से डेटा चला जाए। अब ये काम तो हर लेयर का होता है कि प्रॉपर लेयर चला जाए, यानी मोस्ट ऑफ द लेयर, एक दो लेयर का और भी ये काम होता है कि डेटा प्रॉपर चला जाए। लेकिन चला जाए उसका मतलब क्या है, यहाँ पर चला जाए से मुराद ये है कि ये मेजर काम डेटा लिंक लेयर का होता है। बाकी लेयर्स अलग किस्म का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, स्ट्रीम बिट सिग्नल्स को बिट बाय बिट में करना और भेजना हार्डवेयर में, हार्डवेयर सिग्नल्स बना के, और रिसीव करते वक्त भी सेम काम करना और अपने ऊपर वाले लेयर को भेज देना। ठीक है, जाहिर सी बात है, दो तरफ होता है ना, वैसा ही एक तरफ रिसीवर होगा तो नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा वो रिसीविंग एंड है, और जब सेंड होगा तो वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, इससे मजीद आपको और ज्यादा यानी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि प्रीवियसली जो हम लोग पढ़े हैं। अब एक्चुअली डेटा लिंक लेयर काम क्या करता है भाई, ठीक है समझ गए, डेटा भेजता है, बिट बाय बिट करता है, बट काम क्या है एक्चुअली में, फंक्शंस क्या क्या है वो बता दो। डेटा लिंक लेयर डज मेनी टास्क, यानी डेटा लिंक लेयर बहुत सारा काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ अपर लेयर, यानी अपर लेयर के बिहाफ पे, जो उसके ऊपर लेयर होता है उसके बिहाफ पे बहुत सारा काम करता है। क्या, फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग करता है, टेक्स पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम, देन सेंड्स ईच फ्रेम बिट बाय बिट ऑन द हार्डवेयर। यानी सबसे पहला काम तो ये करता है कि ऊपर वाले लेयर से ऊपर, इसके ऊपर कौन सा लेयर है, नेटवर्क लेयर है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। नेटवर्क लेयर से जब डेटा आता है, मान के चलिए अभी मेरे पास कंप्यूटर है और मैं वहां से कोई चीज भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर पे पहले मैंने इंटरेक्ट किया, उसके बाद वो नीचे जा रहा है। तो जब मैं कुछ भेजूंगा तो वो नीचे से जा रहा है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इस वजह से वो नेटवर्क लेयर से होके नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नेटवर्क लेयर से होके डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, और जिसको भेज रहा हूँ उसके वहां पर रिसीव होगा तो वहां नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो ये होता क्या, करता क्या है, ये क्या करता है, पैकेट्स को नेटवर्क लेयर से लेता है, इनकैप्सुलेट करता है उसको फ्रेम्स में, और क्या करता है, हर फ्रेम को बिट बाय बिट हार्डवेयर में भेज देता है। ठीक है, यानी सिग्नल्स के थ्रू भेज देता है। इसके बाद आता है एड्रेसिंग, प्रोवाइड टू लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। अब एड्रेसिंग में क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, यानी डेटा लिंक प्रोवाइड करता है टू लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है टू लेयर हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म, हार्डवेयर एड्रेस assumed to be unique on the link and is encoded into hardware at a time of manufacture। यानी हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है ना, कि हार्डवेयर एड्रेस जब भी कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी मीडियम, कोई भी डिवाइस जब मैन्युफैक्चर होता है ना, तो ये अज्यूम किया जाता है कि उसके, अज्यूम क्या मतलब होता भी है, जिसको मैक एड्रेस हम लोग कहते हैं, वो यूनिकली एक लिंक होता है या एक इनकोडेड होता है नंबर या लिंक, जो कि हार्डवेयर के मैन्युफैक्चर के वक्त ही उस पर लिखा जाता है। ठीक हो गया, तो एड्रेसिंग इस तरीके से वो करता है। इसके बारे में आगे और डिटेल आएगा तो आपको और मजीद समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, व्हेन डेटा फ्रेम्स आर सेंड ऑन द लिंक, जब इस लिंक पे, ये हार्डवेयर वाले लिंक पे डेटा फ्रेम को सेंड किया जाता है ना, तो बोथ मशीन मस्ट बी सिंक्रोनाइज इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एंड टेक प्लेस, यानी सॉरी, यानी ये जो जब ये काम होगा ना, यानी जब डेटा फ्रेम को सेंड किया जाएगा लिंक में, ये वही मैक एड्रेस वाला लिंक है, तब क्या होता है ना, बोथ मशीन मस्ट बी सिंक्रोनाइज, दोनों मशीन का कनेक्ट होना, सिंक्रोनाइज्ड होना आपस में जरूरी है कि डेटा ट्रांसफर हो सके। इसके बाद आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है ना, ये डिटेक्ट करता है अटेम्प्ट्स को टू रिकवर एक्चुअल डेटा बिट्स व्हेन सिग्नल्स हैव encountered problem in transitions and bit are flipped। यानी ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि अटेम्प्ट्स को, यानी कितना अटेम्प्ट्स है उसको दिखता है, यानी डिटेक्ट और अटेम्प्ट्स दोनों को देखता है, और रिकवर करता है उसके बेसिस पर एक्चुअल डेटा बिट्स को, यानी जो बिट्स लॉस हुए हैं उसको वो देखता है। व्हेन सिग्नल्स हैव encountered problem, जब भी सिग्नल में कोई दिक्कत या कुछ भी कोलिजन या कोई भी प्रॉब्लम हो, इन ट्रांजिशन ऑफ बिट आर फ्लिप्ड, तो जाहिर सी बात है बिट वहां पर मैनिपुलेट हो रहा है थोड़ा सा, तो उसको वो जो बिट मैनिपुलेट होके यानी वो वेस्ट हो जाता है, तो वो बिट को वो डिटेक्ट करता है और एरर को कंट्रोल करता है। इसके बाद फ्लो कंट्रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, इंश्योर बोथ मशीन कैन एक्सचेंज डेटा एट द सेम स्पीड व्हेन स्टेशन ऑन सेम लिंक में हैव डिफरेंट स्पीड और कैपेसिटी। क्या मतलब ये है कि जो डेटा सेंड कर रहा है, जो डेटा रिसीव कर रहा है, दोनों का जो स्पीड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी डेटा ट्रांसफर का रेट सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों जो मीडियम है या दोनों सिस्टम है उसका दोनों का स्पीड डिफरेंट हो सकता है, कैपेसिटी डिफरेंट हो सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पे मेरा मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है, वो 100 Mbps के स्पीड से रिसीव कर सकता है, आपका कंप्यूटर 10 Mbps के स्पीड में सेंड कर सकता है, तो जाहिर सी बात आप सेंड तो 10 में कर रहे हैं ना, तो हम 100 में कैसे रिसीव कर सकते हैं, 10 में रिसीव करेंगे। सेम है जब हम आपको डेटा भेजेंगे, तो क्योंकि हम भेज सकते हैं 100 में या रिसीव कर सकते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप भी कर सकते हैं, तो उसको मैनेज करता है, फ्लो को मैनेज करता है। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल एक्सेस, प्रोवाइड मैकेनिज्म सच एज CSMS-CD टू equipped capability of accessing and sharing media amongst multiple system when host on share link tries to transfer data। यानी ये वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CSMS-CD। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल, और यही कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स यही है, ये सब तो काफी आसान
ध्यान, जब मल्टीपल लोग, मल्टीपल होस्ट एक चैनल पे हो, एक ही सिस्टम पे हो और वो कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो किस तरीके से एक्सेस ट्रांसफर या फिर एक्सेस शेयर किया जाएगा, वो मल्टीपल एक्सेस में पढ़ते हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब फंक्शनलिटी देखने के बाद एक एक चीज को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, देखिए आसान है। व्हेन डेटा फ्रेम लेयर टू डेटा इज सेंड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ओवर अ सिंगल मीडियम, यानी जब एक सिंगल मीडियम के अंदर एक होस्ट दूसरे होस्ट को लेयर टू डेटा यानी डेटा फ्रेम भेजता है, इट रिक्वायर्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर शुड वर्क एट द सेम स्पीड। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो सेम स्पीड में ही करे, यानी सेंड करे। व्हाट इफ द स्पीड ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ द सेंडर और रिसीवर डिफर्स, लेकिन क्या हो अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का स्पीड अलग हो सेंडर या रिसीवर का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, तो तब क्या करना है, क्योंकि सेम होगा तो चल जाएगा, लेकिन सेम नहीं होगा तो फ्लो कंट्रोल इसी को संभालता है। इफ सेंडर इज सेंडिंग टू फास्ट द रिसीवर मे बी ओवरलोडेड, स्वैम्प डेटा विल बी लॉस, मे बी लॉस। जाहिर सी बात है, अगर सेंडर बहुत स्पीड में भेज रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 100 kbps के स्पीड में भेज रहे हैं, हम एमबीपीएस के स्पीड में भेज रहे हैं, और बेचारा रिसीव करने वाला है 10 एमबीपीएस पे, जाहिर सी बात डेटा लॉस हो जाएगा, वो रिसीव नहीं कर पाएगा। टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म कैन बी डिप्लॉयड टू कंट्रोल द फ्लो। अब इस चीज को समझाने, यानी समझाना नहीं, इस चीज को कंट्रोल समझने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या डेटाबेस ना हो, इसके लिए दो अलग अलग किस्म का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। एक है स्टॉप एंड वेट, दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। दोनों का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म फोर्स द सेंडर आफ्टर ट्रांसमिट अ डेटा फ्रेम टू स्टॉप एंड वेट अंटिल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम रेट सेंड इज रिसीव्ड। यानी स्टॉप एंड वेट में क्या होता है ना, जब आप डेटा भेज देते हैं ना, तो आपको दूसरा डेटा भेजने से पहले लाजिमन रुकना पड़ता है जब तक सामने से रिस्पॉन्स ना आ जाए कि डेटा मिल गया। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो रीट्रांसमिशन होगा वहां पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। दूसरा होता है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, इन दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्रीड ऑन द नंबर ऑफ डेटा फ्रेम आफ्टर विच द एक्नॉलेजमेंट शुड बी सेंड। दिस प्रोटोकॉल ट्राइज टू मेक यूज ऑफ अंडरलाइन रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल। यानी स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है ना, कि बोथ जो सेंडर और रिसीवर है ना, वो लोग एग्री कर लेते हैं कि भाई तुम कितना डेटा फ्रेम भेज रहे हो, हाँ हम 100 भेज रहे हैं। रिसीवर को भी मालूम होता है ठीक है तुम 100 भेज रहे हो। उसके बाद जब सेंडर सेंड कर देता है तो रिसीवर बता देता है कि मेरे पास आ चुका, यानी एक बार में। जबकि यहाँ पर यानी स्टॉप एंड वेट में यहाँ पर क्या होता है कि एक बार भेजने के बाद आपको रुकना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है। स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म वेस्ट रिसोर्स while स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर रिसोर्स वेस्ट हो सकता है या होता है, और यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड रहता है। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट था ही नहीं कंट्रोल फ्लो में, मतलब इजी था बच्चों वाला। इसके बाद आते हैं एरर कंट्रोल में। अब एरर कंट्रोल क्या होता है, व्हेन डेटा फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, जब डेटा फ्रेम ट्रांसमिट होता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट डेटा फ्रेम मे बी लॉस्ट इन द ट्रांजिट और इट इज अ रिसीव्ड करप्ट। यानी ऐसा हो सकता है कि जब डेटा फ्रेम भेजा चल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस होता है कि डेटा करप्ट हो जाए या डेटा लॉस हो जाए, और जब डेटा लॉस हो जाएगा तो जब रिसीवर को रिसीव होगा वो करप्ट डेटा रिसीव होगा। जाहिर सी बात है, इन बोथ केसेस द रिसीवर डज नॉट रिसीव द करेक्ट डेटा फ्रेम एंड सेंडर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट एनी लॉस। और इन बोथ केसेस कोई भी केस हो, सेंडर को पता ही नहीं चलता है ना कि भाई डेटा लॉस हुआ भी है कि नहीं, और रिसीवर को करप्ट मिलता है, उसको भी नहीं पता चलता। यानी रिसीवर को करेक्ट डेटा नहीं मिलता और सेंडर को मालूम भी नहीं चलता कि भाई गलत, उसके पास डेटा प्रॉपर नहीं गया। इन सच केस बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर इक्विप्ड विद सम प्रोटोकॉल्स व्हिच हेल्प्स देम टू detect transit error such as loss of data frame. Hence, either the sender retransmit the data frame or the receiver may request to resend the previous data frame. यानी एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम लॉजिकल और बहुत सिंपल सा बात है। बात वो ये है कि भाई सेंडर अगर सेंडर अगर सेंड कर रहा है और फॉर सम रीजन डेटा लॉस हो रहा है, तो सेंडर को पता नहीं चल रहा है और रिसीवर को भी नहीं पता चल रहा, तो वो एक्चुअली में कभी भी सही डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना, कि बोथ सेंडर और रिसीवर प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स है उसको लेके चलता है। उस प्रोटोकॉल्स की मदद से होता ये है कि जब सेंड किया जाता है ना, तो उसके मदद से कुछ एरर को डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि डेटा लॉस हो गया, अगर डेटा भेजते वक्त लॉस हो गया, तो ये मैकेनिज्म क्या कर, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है इसको कि भाई डेटा लॉस हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सेंडर को मालूम चल जाता है कि भाई डेटा लॉस हुआ है, वो रीट्रांसमिट करता है, दोबारा से भेज देता है डेटा फ्रेम को, या फिर रिसीवर खुद बोलता है उसको कि भाई प्रीवियस डेटा भेजो पहले, उसके बाद जो आगे का डेटा भेजना है वो भेजो, क्योंकि मालूम चल जा रहा है ना कि भाई डेटा लॉस हुआ है। सिंपल सी बात है। रिक्वायरमेंट फॉर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। अब एरर कंट्रोल मैकेनिज्म काम कैसे करता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। 4 पॉइंट है इसमें, सिंपल। सबसे पहले एरर डिटेक्शन। द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट ascertain that there is some error in the transmit। सबसे पहला काम तो ये होगा, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एरर का कंफर्म होना जरूरी है। सेंडर और रिसीवर को पता होना चाहिए कि कुछ एरर तो हुआ है ट्रांसमिशन में, ये जरूरी है, अंदाजा में काम नहीं होगा। दूसरा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। व्हेन द रिसीवर रिसीव द करेक्ट फ्रेम इट शुड एक्नॉलेज इट। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ तो फिर रिसीवर क्या करेगा, अगर डेटा अगर सेंडर ने सेंड कर दिया सब डेटा, रिसीवर को अगर प्रॉपर पूरा डेटा मिला और डिटेक्ट नहीं हुआ एरर, तब वो क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेंड करेगा, ACK सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, जिससे
सेंडर को मालूम चल जाएगा कि प्रॉपर तरीके से डेटा जा चुका है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, अब ये तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट था ना कि मतलब हाँ डेटा चले गया। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? व्हेन रिसीवर रिसीव अ डैमेज फ्रेम और अ डुप्लीकेट फ्रेम इट सेंड बैक टू एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू सेंडर। यानी एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में एन एक्नॉलेजमेंट भेजता है, यानी NACK, यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के रिसीवर बोलेगा भाई मुझे डेटा नहीं मिला प्रॉपर तरीके, तुम वापस भेजो, ठीक है। रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन में क्या होता है? द सेंडर मेंटेन अ क्लॉक एंड सेट अ टाइम आउट पीरियड। तो सेंडर क्या करेगा? एक क्लॉक मेंटेन करेगा, यानी एक टाइम स्लॉट मेंटेन करेगा और सेट टाइम आउट पीरियड करेगा। इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव बिफोर टाइम आउट द सेंडर रिट्रांसमिट द फ्रेम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक पीरियड सेट कर दिया जाएगा और उस पीरियड तक सेंडर वेट करेगा सेंड करके। अगर उसको, और वो सेंड इसलिए करेगा ना कि कोई कोलिजन या कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब उसके बाद एक वक्त तक वो रुकेगा सेंड करके। अगर उस टाइम तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसको डेटा प्रॉपर मिला नहीं, क्योंकि इस टाइम तक रिस्पांस आ जाना चाहिए अगर डेटा प्रॉपर से मिलेगा तो। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पर देखा ना पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजता है हमेशा। तो यहाँ पर रिट्रांसमिशन में क्या होता है? सेंडर ने सेंड किया और वेट किया, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो सेंडर ये मान के चलेगा, अज्यूम कर लेगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, डेटा पहुंचा ही नहीं है, तो वो रिट्रांसमिट कर देगा उसको, ठीक है। और अगर वो उसको रिट्रांसमिट करता है या नॉर्मल भी भेजता है और रिसीव होता है इसके पास डैमेज वाला, तो ये फिर से उसको बोल सकता है एन एक्नॉलेजमेंट के साथ कि भैया फिर से भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 सिंपल चीजें था जो कि बहुत ही आसान था। दीज एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क बाय डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर दैट में ऑकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये कुछ सिंपल एरर मैकेनिज्म था जो कि इस बात का ध्यान रखता है, इंश्योर करता है कि डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क बहुत अच्छे से हो और जो भी एरर है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और करेक्ट भी कर दिया जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। एरर कंट्रोल भी बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद अब देखिए स्टॉप एंड वेट ARQ। अब इसका क्या मतलब है? ये भी काफी सिंपल है। द फॉलोइंग ट्रांजिशन में ऑकर इन स्टॉप वेट ARQ, ठीक है। अब स्टॉप इस वेट तो आपको समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे भाई ARQ क्या होता है? ARQ स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजिशन में ऑकर इन स्टॉप वेट ARQ, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए सेंडर सेंड किया फ्रेम को, टाइम स्टार्ट टाइम आउट, और वेट किया एक्नॉलेजमेंट के लिए। ये वही फ्लो है एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। अब ये क्या होता है? यानी ये बेसिकली यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना कि सेंड करके वो वेट करेगा, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वेट करेगा। हालांकि आप समझ ही गए होंगे, बट चलो ठीक है। द सेंडर मेंटेन टाइम आउट काउंटर, जैसे हमने ऊपर बताया कि वो टाइम आउट काउंटर का वेट करेगा। व्हेन फ्रेम इज सेंड द सेंडर स्टार्ट द टाइम आउट काउंटर, वो टाइम आउट काउंटर स्टार्ट कर देगा। अगर एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट काउंटर के अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फ्रेम कम्स इन टाइम, यानी वो स्लॉट के अंदर आ गया, द सेंडर ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम इन क्यू। अगर वो आ गया तो भाई वो नेक्स्ट फ्रेम को भेज देगा, कि इसका मतलब ये है कि सब कुछ बढ़िया है। एक्नॉलेजमेंट डज नॉट कम इन टाइम, और अगर इसी वक्त में एक्नॉलेजमेंट नहीं आई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, द सेंडर assume that either the frame or its acknowledgement is lost in transmission। यानी या तो फ्रेम या तो उसका एक्नॉलेजमेंट, दोनों में से कुछ भी। एक्नॉलेजमेंट का मतलब जो वो बोला है, दोनों में से कुछ भी खो गया है, तो वो क्या करेगा? सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम एंड स्टार्ट द टाइम आउट काउंटर फिर से, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है? इफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव द सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम। यानी इतना सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। सेंडर क्या करेगा भाई? सेंड करेगा, एक मिसाल ले लेते हैं ना, 5 सेकंड तक रुकेगा सेंड करके कि भाई सामने से रिस्पॉन्स आएगा तो दूसरा डेटा भेजना है हमको, ठीक है। क्योंकि डेटा पैकेट्स के फ्रेम के बेसिस पे जाता है ना, तो एक फ्रेम हो जरूरी तो नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर कितना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं आप। अब डेटा फ्रेम जैसे सेंड करेगा वो टाइम आउट काउंटर स्टार्ट कर देगा 5 सेकंड का, तो 5 4 इस तरीके से। तो अगर 5 4 3 2 1 के अंदर अंदर ही एक्नॉलेजमेंट आ जाता है सामने से कि हाँ हमको डेटा मिल चुका, वो बोलेगा ठीक है भैया ले दूसरा डेटा, और फिर से 5 4 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ कि 5 4 3 2 1 हो चुका, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सेंडर क्या करेगा? वो बोलेगा फिर से उसी डेटा को दोबारा भेजो और फिर से 5 4 3 2 1 करके देखो, ठीक है। और अगर सामने से रिस्पॉन्स आया, फॉर एग्जांपल हम डेटा सेंड किया और हम चेक कर रहे हैं 5 4 3 और 2 में रिस्पॉन्स आ जाता है एन एक्नॉलेजमेंट, तो फिर हमको क्या करना है? हमको समझ जाना है कि भाई उसके पास डेटा पहुंचा लेकिन डैमेज है, तो या तो लॉस्ट हो गया या कुछ भी, तो हमको रीट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो रीट्रांसमिशन किन किन सिनेरियोस में होता है और कैसे एक्चुअली में ये काम करता है वो भी आप समझ गए, तो ये काफी आसान था। स्टॉप एंड वेट ARQ यानी ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज सिंपल बट इनएफिशिएंट एज इट वेस्ट रिसोर्स while waiting फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो स्टॉप वेट ARQ है ना, ये सिंपल है लेकिन इनसफिशिएंट है, क्योंकि ये जो वेट करता है ना बार बार करके, तो उससे वेस्टेज होता है रिसोर्स का। अब इसके बाद एक और है गो बैक एन ARQ। यहाँ पर भी ARQ का मतलब यही है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर ये बेसिकली इसका अपग्रेडेड वर्जन है स्टॉप एंड वेट का। स्टॉप एंड वेट ARQ मैकेनिज्म डज नॉट यूटिलाइज द रिसोर्स एट देयर बेस्ट, यानी ये रिसोर्स को नहीं संभालते उतने अच्छे से। रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टॉप एंड वेट में नहीं हो पाता। व्हेन द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, जैसे
जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है, द सेंडर सिट्स आइडियल एंड डज नॉट एनीथिंग एंड डज नथिंग। यानी जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है ना, तो सेंडर उस वक्त कुछ नहीं करता। जबकि इन गो बैक एंड ARQ मेथड बोथ सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन अ विंडो। यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि वहां पर क्या था, पहले सेंडर सेंड कर रहा था, रिसीवर के ऊपर बेस्ड था सब कुछ। रिसीवर अगर कुछ बोला तो रिट्रांसमिट करना है, नहीं बोला तो करना है, इस हिसाब से था। जबकि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही मेंटेन करेगा एक पर्टिकुलर विंडो को। यानी गो एंड बैक ARQ के अंदर सेंडर विंडो साइज इनेबल एंड सेंडर टू सेंड यूनिक फ्रेम विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस वन। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि सेंडर जो है वो सेंड करेगा विंडो साइज को और इनेबल करेगा, और फिर सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा मल्टीपल फ्रेम विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। यानी वो विंडो फ्रेम को इनेबल करेगा, विंडो साइज को इनेबल करेगा और मल्टीपल फ्रेम भेजेगा विदाउट एक्नॉलेज किए प्रीवियस किसी को भी। द रिसीवर विंडो इनेबल द रिसीवर टू रिसीव मल्टीपल फ्रेम एंड एक्नॉलेज देम। और जो रिसीवर विंडो है ना, वो सबको रिसीव करेगा और फिर जाके एक्नॉलेज करेगा। द रिसीवर कीप ट्रैक्स ऑफ इनकमिंग फ्रेम सीक्वेंस नंबर। और जो रिसीवर होता है ना, वो ट्रैक करता रहता है कि जो इनकमिंग फ्रेम्स है जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। व्हेन द सेंडर सेंड्स ऑल द फ्रेम्स इन अ विंडो, जब एक पर्टिकुलर विंडो में टाइम पीरियड में जिसको इनेबल किया था सेंडर ने सेंड कर दिया सब कुछ, इट चेक्स अप टू व्हाट सीक्वेंस नंबर इट हैज रिसीव पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। तो फिर चेक करता है कि कौन से सीक्वेंस में नंबर जो है वो रिसीव हुआ है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट वगैरह। इफ ऑल फ्रेम्स आर पॉजिटिवली एक्नॉलेज्ड, यानी अगर जितना फ्रेम था वो सब पॉजिटिवली एक्नॉलेज्ड रहेगा, तो सेंडर क्या करेगा, द सेंडर सेंड नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेम। इफ द सेंडर फाइंड्स दैट इट हैज रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट और हैज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट पर्टिकुलर फ्रेम, इट्स रीट्रांसमिट ऑल द फ्रेम आफ्टर विच इट डज नॉट रिसीव एनी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साथ भेजा जा रहा है। स्टॉप एंड वेट में क्या था, एक भेजो एक रुको। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स भेजा जा रहा है और वो एक साथ उसको रिसीव करेगा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट देगा। और अगर एक्नॉलेजमेंट ठीक रहा तो फिर तो ये नेक्स्ट पूरा सेट को दोबारा भेजेगा, लेकिन अगर ठीक नहीं रहा तो ये उसी को दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। गो बैक एंड ARQ इज मोर एफिशिएंट देन स्टॉप एंड वेट ARQ बट मे वेस्ट बैंडविड्थ बाय रीट्रांसमिटिंग फ्रेम्स दैट वेर करेक्टली रिसीव। हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि आप देखिए मल्टीपल भेजा है, मान लीजिए 5 मैंने भेज दिया, 5 में से अगर एक भी करप्ट हो गया तो हम दोबारा वो सब 5 को रिट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 4 तो ठीक ठाक गया था, तो रिट्रांसमिशन में यहाँ पर बैंडविड्थ बर्बाद हुआ, वहां पर रिसोर्स वेस्ट हुआ, यहाँ पर बैंडविड्थ वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपना अपना काम है बेसिकली। इसके बाद आता है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। इन गो बैक एंड ARQ इट इज अज्यूम दैट द रिसीवर डज नॉट हैव एनी बफर स्पेस फॉर इट्स विंडो साइज एंड हैज टू बी प्रोसेस ईच फ्रेम एज इट्स कम। यानी गो बैक एंड जो होता है AQR, इसमें क्या होता है ना कि सेंडर जो इज अज्यूम, यानी गो बैक एंड ये अज्यूम करता है कि जो रिसीवर है उसके पास कोई बफर स्पेस नहीं है। बफर स्पेस क्या होता है ना बेसिकली कि मान लीजिए आपको हमने एक डेटा दिया तो आप उसको टेम्पररी कहीं पर लोड करते हैं, टेम्पररी, उसके बाद फिर आप उसको खाली कर देते हैं, तो वो बफर स्पेस होता है। तो ये मान के चलता है कि बफर स्पेस उसके पास नहीं है फॉर द साइज विंडो एंड हैज प्रोसेस ईच फ्रेम एज इट्स कम। तो वो हर फ्रेम को डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा है जैसे वो आ रहा है। दिस इनफोर्स द सेंडर टू रिट्रांसमिट ऑल द फ्रेम विच आर नॉट एक्नॉलेज्ड। तो ये चीज सेंडर को बताया जाता है, यानी इससे सेंडर इन्फोर्स होता है कि भाई हर वो फ्रेम को दोबारा से या पूरा फ्रेम को दोबारा से रिट्रांसमिट करो, यानी पूरा बंच को जो एक्नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन इन सिलेक्टिव रिपीट ARQ यानी सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में क्या होता है, द रिसीवर वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ सीक्वेंस नंबर, हालांकि रिसीवर इसमें भी कीप ट्रैक करता है अपना सीक्वेंस नंबर को जो वो रिसीव कर रहा है, बफर द फ्रेम इन मेमोरी एंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर ओनली फ्रेम विच इज मिसिंग और डैमेज। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने मल्टीपल 10 पैकेट भेज दिया, अब 10 में और वो जो 10 पैकेट है ना, वो 10 पैकेट डायरेक्ट रिसीव नहीं होगा, वो बफर होकर रिसीव होगा। तो जो बफर होकर रिसीव होगा वो उसमें चेक कर लेगा बफर में कि कौन सा कोई करप्ट है या नहीं है। मान लीजिए 7th नंबर का पैकेट करप्ट रहा तो जो रिसीवर है वो एन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये बता के कि भाई 7 नंबर वाला पैकेट करप्ट था जो इस बंच पे से भेजा था। तो इससे क्या होगा, द सेंडर इन दिस केस सेंड ओनली पैकेट फॉर विच एक्नॉलेजमेंट रिसीव। जाहिर सी बात है सेंडर सिर्फ वही 7 नंबर पैकेट भेजेगा, क्योंकि अभी तक दूसरा पैकेट उसने भेजा ही नहीं है ना। एक पैकेट जब तक क्लियर ना हो दूसरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि ये सबसे बेस्ट है। एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिव रिपीट ARQ, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ कंपेयर्ड टू गो बैक इन ARQ ऑफ कोर्स, एंड ओनली रिट्रांसमिट लॉस और डैमेज फ्रेम ऑफ कोर्स, रिक्वायर मोर बफर स्पेस एट द रिसीवर। यहाँ पर एक चीज है कि रिसीवर के वहां पर इसको बफर स्पेस चाहिए होगा। मोर कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, ऑफ कोर्स इंप्लीमेंटेशन तो कॉम्प्लेक्स है ही। सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस बट रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड बफर मैनेजमेंट एट बोथ
बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों की तरफ। तो आप समझ गए बेसिकली 3 तरीका है सेंड यानी सेंड करना, यानी ये वाला चीज का ऑटो रिक्वेस्ट, ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट 3 तरीके से हो सकता है, स्टॉप वेट हो सकता है जो आप समझ गए, गो बैक इन हो सकता है, और सिलेक्टिव रिपीट हो सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या रहा? सिलेक्टिव रिपीट रहा। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट 3 किस्म का होता है, ये भी आप समझ गए, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ पर आरमन या रोमन या RMON जैसे आप प्रोनाउंस करें इन कंप्यूटर नेटवर्क, अब ये होता क्या है? तो एगुमोरोना है कि ना RMON इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये क्या होता है? RMON stands for Remote Network Monitoring. It is an extension of a Simple Network Management Protocol. Simple Network Management Protocol यानी SNMP, यानी SNMP क्या है बेसिकली? ये एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसका एक एक्सटेंशन है रिमोट नेटवर्क मॉनिटरिंग दैट अलाउ डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स फॉर इथरनेट नेटवर्क। यानी जाहिर सी बात है, इथरनेट नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए एक पूरा टूल है जिसका नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, उसका एक एक्सटेंशन है छोटा सा रिमोट नेटवर्क मॉनिटरिंग। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अच्छा, आर्मोन, अब हालांकि आर्मोन तो बनता नहीं है, ये रिमोट नेटवर्क मॉनिटरिंग है, बट चलो शॉर्ट के लिए आर्मोन या RMON जो भी, तो आर्मोन ही लेके चलते हैं। आर्मोन वाज इनिशियली डेवलप्ड टू एड्रेस रिमोट साइट एंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये बेसिकली इनिशियली जब ये डेवलप हुआ था ना RMON, तो ये बेसिकली एड्रेस करने के लिए बना था रिमोट साइट को, लोकल एरिया नेटवर्क को। सेगमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, और ये सेगमेंट मैनेजमेंट करता था सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से। द आर्मोन स्टैंडर्ड्स डिटरमाइंस अ ग्रुप ऑफ फंक्शन एंड स्टैटिस्टिक एक्सचेंज बिटवीन आर्मोन कंपैटिबल नेटवर्क प्रोब्स एंड कंसोल मैनेजर। अब ये आर्मोन का कुछ वर्जन्स भी होता है, जैसे कि आर्मोन 1 MIB, आर्मोन 2 MIB ग्रुप। होता क्या है ये? आर्मोन 1 MIB क्या होता है ना, has defined 10 MIB groups for basic network monitoring, यानी बेसिक नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए 10 MIB ग्रुप्स, बेसिक ग्रुप्स बनाए गए हैं। MIB का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस। सो हैज डिफाइंड 10 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस ग्रुप फॉर बेसिक नेटवर्क मॉनिटरिंग। इट ऑपरेट ऑन अ मैक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। इसी तरीके से जो आर्मोन 2 MIB ग्रुप है वो क्या करता है? ऑपरेट ऑन अवर प्रोटोकॉल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड सेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर में। ठीक है, अब ये आर्मोन पढ़ना जरूरी क्यों है? आर्मोन नेटवर्क प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर विद कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी टू एनालाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड ट्रबल शूट द इशू। बेसिकली जब आप मॉनिटर करने के लिए कहते हैं ना, नेटवर्क मॉनिटर करना, आप देखिए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, दोनों अलग चीज है। मॉनिटरिंग भी टोटली अलग चीज होता है, यानी उस पर नजर रखना कि भाई सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग एक टोटली डिफरेंट थिंग है, यानी टोटली अलग चीज है, राइट? तो ये मॉनिटरिंग से रिलेटेड था। अब यहाँ पर अगर देखिए आर्मोन 1 MIB ग्रुप, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर है, और फिर आर्मोन 2 के बारे में भी है। तो आर्मोन 1 के बारे में समझते हैं। आर्मोन 1 MIB हैज डिफाइंड 10 MIB ग्रुप्स, 10 MIB ग्रुप को ये डिफाइन करता है फॉर बेसिक नेटवर्क मॉनिटरिंग। वो 10 यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे। इट ऑपरेट ऑन अ मैक लेयर एंड फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर और मैक लेयर भी ऑपरेट होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैक लेयर क्या होता है? फिजिकल लेयर ही है। स्टैटिस्टिक्स MIB ग्रुप, ये क्या करता है ना, ये पहला ग्रुप है, बेसिकली बेसिक ग्रुप है। स्टैटिस्टिक MIB ग्रुप ये क्या करता है? इट कंटेन्स स्टैटिस्टिक्स मेजर बाय द प्रोब्स ऑफ ईच मॉनिटरिंग इंटरफेस इंक्लूडिंग पैकेट्स ड्रॉप, पैकेट सेंड, बाइट सेंड, ब्रॉडकास्ट पैकेट, मल्टी कास्ट पैकेट, ERC एरर्स, जाइंट्स पैकेट फ्रेगमेंट, यानी इस सब का स्टैटिस्टिक्स ये रखता है, डिटेल रिकॉर्ड रखता है। हिस्ट्री रिकॉर्ड पीरियोडिक statistic sample from a network and stored them in retrieval contain the number of sample items sample in different periods। अब ये क्या करता है ना, ये यहाँ पर से जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है उसका हिस्ट्री टाइप एक बना के रख देता है, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके या उसको देखा जा सके डायग्नोसिस के लिए। अलार्म क्या है? पीरियोडिकली टेक्स statistical samples and compare them with threshold set for event generation। यानी ये क्या करता है ना, पीरियोडिकली ये बेसिकली स्टैटिस्टिक सैंपल्स को उठाता है, जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ से बनते हैं उसको हिस्ट्री में रखा जाता है, तो वहां से सैंपल्स उठाता है और कंपेयर करता है थ्रेशोल्ड सेट के साथ, यानी थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करता है फॉर इवेंट जनरेशन। इंक्लूड अलार्म टेबल, जिसमें अलार्म टेबल होता है, अलार्म टाइप होता है, इंटरवल होता है, स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड होता है और स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, यानी ये बेसिकली कुछ फंक्शंस या कुछ आप बोल सकते हैं टाइप्स है, बेसिक मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हैं उसके लिए। होस्ट में क्या होता है? कंटेंट स्टैटिस्टिक एसोसिएटेड विद ईच होस्ट डिस्कवरी ऑन द नेटवर्क, यानी कौन सा होस्ट ऑन है, कौन सा होस्ट ऑफ है नेटवर्क के अंदर, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स रहता है। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड होस्ट एड्रेस, कौन सा होस्ट एड्रेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं google.com, वो एक होस्ट है। पैकेट्स एंड बाइट्स
रिसीव एंड ट्रांसमिट, उस होस्ट के दरमियान कौन सा पैकेट जो है वो रिसीव और ट्रांसमिट किया गया, ब्रॉडकास्ट पैकेट और मल्टीकास्ट पैकेट और एरर पैकेट, ये सब यानी होस्ट से रिलेटेड डिटेल रखता है ये। इसी तरीके से होस्ट टॉप एन, इसका क्या मतलब है, प्रिपेयर टेबल दैट डिस्क्राइब टॉप होस्ट, यानी एक ऐसा टेबल जो प्रिपेयर करके बताता है टॉप होस्ट, कंटेन स्टैटिस्टिक्स ऑन होस्ट, सैंपल स्टार्ट एंड स्टॉप पीरियड, रेट बेस्ड ड्यूरेशन और ये सब, ठीक है। यानी होस्ट से रिलेटेड, टॉप होस्ट से रिलेटेड भी एक यहाँ पर है। मेट्रिक, ये क्या होता है, स्टोर एंड रिसीव रिट्रीव स्टैटिस्टिक्स फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन सेट ऑफ टू एड्रेस, एलिमेंट आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस पेयर, देयर पैकेट्स बाइट्स एरर फॉर ईच पेयर, यानी सेट ऑफ टू एड्रेस के दरमियान जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, स्टोर और रिट्रीव स्टैटिस्टिक्स वो रखता है। एलिमेंट क्या रहता है उसमें, सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी किन दो के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुआ है, एड्रेस पेयर पैकेट्स बाइट्स एरर सब कुछ रहता है। यानी ये बेसिकली पूरा का पूरा मॉनिटर किस तरीके से करेंगे और बेसिक मॉनिटरिंग का टेक्निक और फंक्शन फीचर्स दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि बेसिकली आर्मोन 1 MIB के अंदर होता है। पैकेट्स कैप्चरिंग, इनेबल पैकेट्स टू बी कैप्चर्ड आफ्टर दे फ्लो थ्रू द चैनल, जैसे चैनल से वो फ्लो होके जाए तो उसको कैप्चर कर लिया जाए। एलिमेंट्स क्या क्या रहता है उसके अंदर, इंक्लूड बफर साइज फॉर कैप्चर पैकेट्स, फुल स्टेटस एंड नंबर ऑफ कैप्चर पैकेट, फुल स्टेटस नंबर ऑफ कैप्चर पैकेट, ये सब कुछ यहाँ रहता है। इसके बाद आता है इवेंट, इवेंट क्या होता है, कंट्रोल द जनरेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द इवेंट फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस के थ्रू नोटिफिकेशन और जनरेशन वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। एलिमेंट्स इंक्लूड इवेंट टाइप डिस्क्रिप्शन, लास्ट टाइम इवेंट सेंड, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टोकन रिंग एक होता है, सपोर्ट टोकन रिंग, और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे टोकन रिंग, ठीक है। दीज MIB groups provide comprehensive monitoring capabilities for Ethernet network, enabling detailed analysis of network performance and troubleshoot। अब ये सब चीज क्या है, बेसिकली जो नेटवर्क एनालिस्ट होते हैं ना, उनका फोकस ये होता है कि नेटवर्क में हर एक चीज को एनालाइज करना, मॉनिटर करना कि क्या कैसे चल रहा है। यानी आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जब कोई साइबर थ्रेट, साइबर क्रिमिनल कुछ क्राइम करता है ना, तो इन जो जब क्राइम वो कर रहा होता है तो इन टूल्स के मदद से उसको ऑन द गो भी देखा जा सकता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई होस्ट है, अब ये होस्ट का रिकॉर्ड इसके पास है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रूट फोर्स अटैक करेगा तो इजीली पता चल जाएगा ना कौन सा होस्ट किया है नहीं किया है। इसी के बेसिस पे बाज औकात वो जो रेट लिमिट वगैरह भी लगा देते हैं सर्वर पे। अब आर्मोन 2 MIB ग्रुप क्या होता है, आर्मोन 2 MIB ग्रुप ऑपरेट ऑन अबव प्रोटोकॉल्स लेयर, यानी इससे ऊपर डेटा लिंक लेयर से ऊपर करता है, यानी ऑपरेट करता है ऑन OSI मॉडल, जैसे कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर में करता है। यहाँ पर क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल डिलीवरी होता है। इसका मतलब प्रोवाइड अ सिंपल एंड इंटरऑपरेबल वे ऑफ फॉर एन आर्मोन 2 एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश व्हिच प्रोटोकॉल और पर्टिकुलर आर्मोन 2 एजेंट इंप्लीमेंटेशन, यानी यहाँ पर प्रोटोकॉल डिलीवरी होता है। प्रोटोकॉल डिलीवरी से मुराद ये है कि ये एक सिंपल और इंटरऑपरेबल यानी एक कंपैटिबल वे देता है ना कि आप आर्मोन 2 एप्लीकेशन को एस्टैब्लिश कर सके। इसके बाद एक होता है प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होता है, मैप्स द डेटा कलेक्टेड बाय अ प्रोब्स टू द करेक्ट प्रोटोकॉल नेम डिस्प्ले टू द नेटवर्क मैनेजर, यानी ये बेसिकली डेटा जो कलेक्ट किया है प्रोब से उसको मैप करता है करेक्ट प्रोटोकॉल नाम के साथ जो कि नेटवर्क मैनेजर में रहता है बेसिकली। एड्रेस मैपिंग क्या होता है, हेल्प एड्रेस ट्रांसलेशन फ्रॉम मैक लेयर टू नेटवर्क लेयर एड्रेस दैट आर इजियर टू रीड, यानी मैक लेयर से नेटवर्क लेयर में एड्रेस को ट्रांसलेशन करता है जो कि रीड करना इजी होता है। ऑल्सो सपोर्ट द SNMP मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड इम्प्रूव टोपोलॉजी। SNMP हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखा, मॉनिटरिंग के लिए जो मेन आप बोल सकते हैं होता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर होस्ट, ये क्या होता है, कंटेंट स्टैटिस्टिक फॉर नेटवर्क लेयर ट्रैफिक टू और फ्रॉम ईच होस्ट, यानी हर होस्ट का सोर्स डेस्टिनेशन कौन किसको कहाँ भेजा है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल रहता है। नेटवर्क लेयर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, कंटेंट नेटवर्क लेयर होता है, इसमें ऑफ कोर्स ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स होता है उसका, एंड कन्वर्सेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ होस्ट, यानी होस्ट ऑफ पेयर यानी मल्टीपल पेयर्स का यहाँ पर कन्वर्सेशन का स्टैटिस्टिक्स होता है। अब ये कन्वर्सेशन जरूरी नहीं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन टाइप का ही हो। एप्लीकेशन लेयर होस्ट, कंटेंट स्टैटिस्टिक फॉर एप्लीकेशन लेयर ट्रैफिक टू और फ्रॉम ईच होस्ट, यहाँ पर भी वही होता है लेकिन एप्लीकेशन लेयर के लिए। एप्लीकेशन लेयर मैट्रिक्स यहाँ पर भी वही होता है। स्टोर एंड रिट्रीव एप्लीकेशन लेयर स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन लेयर स्टैटिस्टिक्स को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए काम में आता है। फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन सेट्स ऑफ टू एड्रेस, दो एड्रेस के दरमियान जो कन्वर्सेशन होता है उसके लिए। प्रॉप्स कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू रिमोटली कॉन्फ़िगर प्रॉप्स पैरामीटर सच एज ट्रैप डेस्टिनेशन एंड आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, यानी कुछ चीजों को सेट करना रिमोटली जो कि स्टैंडर्ड है उसके लिए प्रॉप कॉन्फ़िगरेशन आता है। यूजर हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें क्या होता है, कंटेंट पीरियोडिक सैंपल्स ऑफ यूजर स्पेसिफिक वेरिएबल, सिंपल हो गया। आर्मोन 2 एक्सटेंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी टू हायर लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रोवाइडिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। अब देखिए ये जो यानी आर्मोन 1 जो है ना MIB ग्रुप जो कि 10 डिफाइन करता है बेसिक नेटवर्किंग मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग को ये फिजिकल लेयर में ऑपरेट करता है, ठीक है, और ये जो है ये उसके ऊपर वाले लेयर में ऑपरेट करता है। उससे ऊपर वाले लेयर से मुराद है कि नेटवर्क लेयर से ऑपरेट करना शुरू करता है, ठीक है, और ये दोनों ही मॉनिटरिंग के लिए काम में आता है, याद रखिए। टोकन रिंग नेटवर्क क्या होता है? IEEE स्टैंडर्ड 802.5। अब IEEE एक स्टैंडर्ड, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। टोकन रिंग नेटवर्क क्या होता है? इन टोकन रिंग अ स्पेशल बिट पैटर्न, एक बिट स्पेशल पैटर्न होता है जिसको टोकन रिंग कहा जाता है, यानी स्पेशल बिट ऑफ पैटर्न होता है जिसको टोकन रिंग कहा जाता है। सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग व्हेन ऑल द स्टेशंस आर आइडियल। जब तमाम स्टेशन आइडियल होता है तो ये सर्कुलेट करता रहता है बेसिकली। टोकन रिंग इज फॉर्म्ड बाय द नोड कनेक्टेड इन रिंग फॉर्मेट। तो टोकन रिंग जो होता है ना, वो जब फॉर्म्ड होता है तो वो नोड जो कनेक्ट होता है ना आपस में, तो वो रिंग फॉर्मेट में होता है, इसीलिए इसका नाम भी टोकन रिंग पड़ा हुआ। द प्रिंसिपल यूज्ड इन द टोकन रिंग नेटवर्क इज दैट द टोकन इज सर्कुलेटिंग इन द रिंग एंड व्हिचएवर नोड ग्रैब्स द टोकन विल हैव द राइट टू ट्रांसमिट डेटा। यानी इसमें लॉजिक ये होता है ना, इसका प्रिंसिपल ये है कि टोकन रिंग जो है नेटवर्क में, वो टोकन के साथ घूमता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा इन द रिंग, और कोई नोड उसको ग्रैब कर ले, उसका टोकन ले ले, यानी उसको पकड़ ले, तो उसके पास राइट रहेगा कि वो ट्रांसमिट कर सके। व्हेनेवर अ स्टेशन वांट टू ट्रांसमिट अ फ्रेम, और जब कभी भी किसी स्टेशन को ट्रांसमिट करना हो फ्रेम, इट इन्वर्ट अ सिग्नल बिट ऑफ द 3 बाइट्स टोकन। तो वो इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट मतलब अपोजिट करते हैं सिग्नल बिट ऑफ 3 बाइट टोकन को, विच इंस्टेंटेनियसली चेंज इट इनटू अ नॉर्मल डेटा पैकेट। तो इससे क्या होता है, वो तुरंत ही नॉर्मल डेटा पैकेट में चेंज हो जाता है, एज देयर ओनली वन टोकन, देयर कैन बी ओनली वन ट्रांसमिशन एट अ टाइम। समझ में आएगा? सिंस द टोकन रोटेट इन द रिंग, क्योंकि टोकन जो है वो रिंग में रोटेट होता है, इट इज गारंटीड दैट एवरी नोड गेट्स द टोकन विद इन सेम स्पेसिफिक टाइम। तो सबको मौका मिलेगा एक स्पेसिफिक टाइम में, जाहिर सी बात है। सो देयर इज एन अपर बाउंड ऑफ द टाइम ऑफ वेस्ट वेटिंग टू ग्रैब द टोकन, सो दैट स्टाविंग टू अवॉइड। देयर इज ऑल्सो अ अपर लिमिट ऑफ 250 ऑन द नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। यानी वो क्योंकि सर्कुलेट कर रहा है तो सबको प्रॉपर टाइम मिलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम सबको मिलेगा कि वो उसको ग्रैब करे और उससे ट्रांसमिट रीट्रांसमिट कर सकते हैं। टोकन रिंग नेटवर्क प्रोवाइड डिटरमिनिस्टिक एक्सेस टू अ मीडियम, ensuring all the stations have equal opportunity to transmit data without collision। तो विदाउट कोलिजन तमाम जो यानी स्टेशन है वो डेटा ट्रांसमिट कर सके। मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन टोकन नेटवर्किंग। अब टोकन नेटवर्किंग में कौन कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन होता है? देयर इज अ वेरियस मोड ऑफ ऑपरेशन इन टोकन नेटवर्किंग, स्टैंडर्ड्स तो यही फॉलो करेगा। लिसन मोड होता है। इन द लिसन मोड द इनकमिंग बिट्स आर सिंपली ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट लाइन, देयर इज नो फर्दर एक्शन टेकन। यानी लिसन मोड में क्या होता है कि सिर्फ सामने से ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, इनकमिंग डेटा को लिया और आउटपुट लाइन में उसको दिखा दिया, फर्दर कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है, यानी उसको सिर्फ प्रोसेस कर लिया। दूसरा होता है टॉक और ट्रांसमिट मोड। इसमें क्या होता है, द रिंग इंटरफेस इज सेट टू टॉक और ट्रांसमिट मोड। इसमें रिंग इंटरफेस जो होता है उसको सेट कर दिया जाता है टॉक या ट्रांसमिट मोड में। सो व्हेन द स्टेशन हैज अक्वायर्ड द टोकन, तो जैसे ही स्टेशन को टोकन मिल जाता है, द डायरेक्ट इनपुट टू आउटपुट कनेक्शन थ्रू अ सिंगल बिट बफर इज डिस्कनेक्टेड। तो जो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट कनेक्शन होता है ना सिंगल बिट बफर के थ्रू, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से एक होता है बाईपास मोड। बाईपास मोड क्या होता है? दिस मोड रिचेस व्हेन द नोड इज डाउन। जब कोई नोड डाउन होता है तब ये उसको रिच करता है। एनी डेटा जस्ट बाईपास, तो कोई भी डेटा उसको बाईपास कर देता है। देयर इज नो वन बिट डिले इन दिस मोड। इस वाले मोड में कोई 1 बिट डिले नहीं होता है, ठीक है। दीज मोड्स अलाउ फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द टोकन रिंग नेटवर्क, इंश्योरिंग प्रॉपर डेटा फ्लो एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो इन नोड्स की मदद से क्या होता है कि ये नोड्स अलाउ करता है एफिशिएंट ऑपरेशन करने के लिए टोकन रिंग नेटवर्क के थ्रू, और इस चीज का ध्यान भी रखते हैं कि डेटा फ्लो प्रॉपर तरीके से हो और फॉल्ट टॉलरेंस कम से कम। इसके बाद हैंडलिंग ब्रेकेज। इसका क्या मतलब हुआ? द मेन प्रॉब्लम विद द रिंग नेटवर्क इज दैट द नेटवर्क गोज डाउन व्हेन द रिंग केबल ब्रेक डाउन और गेट टेम्पर्ड। यानी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो रिंग जो होता है ना, वो तो केबल से बना है ना रिंग, तो वो रिंग केबल अगर ब्रेक हो गया या टेम्पर हो गया तो जो मेन प्रॉब्लम है रिंग नेटवर्क का, तो वो डाउन चला जाता है। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यूज द वायर्ड सेंटर। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? वायर सेंटर इस्तेमाल करना। द वायर सेंटर बाईपास द टर्मिनल दैट हैव गॉन डाउन फ्रॉम द रिंग। तो ये जो वायर सेंटर होता है ये बाईपास कर देता है टर्मिनल को, और ये होता कैसे करके है? दिस इज डन बाय कनेक्टिंग द बाईपास रिले फॉर दैट स्टेशन। उस स्टेशन के लिए बाईपास रिले को ऐड कर देते हैं, बल्कि रिलाई है ये, रिले नहीं है। दीज रिलाईज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ स्टेशन फेलियर। और हालांकि ये रिलेज ही है, नॉट रिलाइज है। दीज रिलेज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर, यानी ये जो रिलेज है ये जनरली सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है इन केस ऑफ स्टेशन फेलियर, ठीक है। द यूज ऑफ अ वायर सेंटर इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिंग नेटवर्क। तो कुल मिला के ये जो वायर सेंटर का इस्तेमाल होता है ना, इसका मेन पीछे रीजन ही होता है कि जो नेटवर्क यानी रिंग नेटवर्क है उसका रिलायबिलिटी और बरकरार रखा जाए और उसको मेंटेन भी प्रॉपर तरीके से किया जाए। वायर सेंटर प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस इन टोकन रिंग नेटवर्क बाय ऑटोमेटिकली बाईपासिंग फेलियर स्टेशन, फील्ड स्टेशन, मेंटेनिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन। इन
IEE each station has a priority code, जैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. As a token circulate on the ring, any station which wants to transmit the frame may reserve the token by entering the priority code in the access control यानी AC field of the token frame and data. इसके ऊपर हमने इससे पहले भी बात किया हुआ था कि किस तरीके से ये काम करता है. टाइम बाउंडिंग. अब टाइम बाउंडिंग क्या होता है? स्टेशन दैट इज इन पोजीशन ऑफ द टोकन ओनली कैन ट्रांसमिट हिज फ्रेम, यानी स्टेशन जो है, जो यानी स्टेशन जो कि पोजीशन में है टोकन का, यानी जिसके पास टोकन है आम जबान पे आप बोल सकते हैं, या जिसके पास टाइम स्लॉट है, वही ट्रांसमिट कर सकता है डेटा फ्रेम को. इट में ट्रांसमिट वन और मोर डेटा फ्रेम बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टोकन होल्डिंग टाइम. जाहिर सी बात है, जब तक टाइम स्लॉट है तब तक ही कर सकते हैं. टिपिकली द टाइम इज 10 मिलीसेकंड. आफ्टर दैट THT यानी टोकन होल्डिंग टाइम, द टोकन फ्रेम मस्ट बी हैंडेड ओवर टू सम अदर स्टेशन. जाहिर सी बात है, उसके बाद दूसरे स्लॉट यानी दूसरे किसी को स्लॉट दिया जाएगा फिर, ताकि वो इस्तेमाल कर सके. टाइम बाउंड का यही होता है, यानी टाइम के साथ चलना हमने देखा हुआ था ऑलरेडी इसके बारे में. द मॉनिटर स्टेशन. द मॉनिटर स्टेशन सेट्स द टाइमर ऑन व्हेन ईच टाइम इज टोकन पास्ड, यानी मॉनिटर स्टेशन सेट करता है टाइमर को कि कब हर टोकन पास हो रहा है ईच टाइम. इफ द टोकन डज नॉट रीजनरेट इट इज इन इट्स एलोकेटेड टाइम, और अगर ऐसा होता है कि भाई जो टाइम उसको दिया हुआ है उस पर वो रीजनरेट नहीं हो रहा है, इट इज अज्यूम टू बी लॉस्ट, तो माना जाता है कि वो खो गया. एंड देन द मॉनिटर स्टेशन जनरेट अ न्यू टोकन. तब जाके मॉनिटर स्टेशन क्या करता है? जनरेट करते हैं न्यू टोकन, यानी वो बेसिकली मॉनिटर करे ना कि प्रॉपर तरीके से काम करे, एंड सेंड इट टू द रिंग, और फिर रिंग में सेंड कर देते हैं. इफ द मॉनिटर फेल, और अगर मॉनिटर फेल हो जाए, अ सेकंड स्टेशन इज डिजाइनेटेड एज अ बैकअप. तो फिर अगर मॉनिटर ही फेल हो जाए तो फिर सेकंड स्टेशन होता है जो बैकअप के तौर पे रहता है. प्रायोरिटी मैकेनिज्म इंश्योर दैट हाई प्रायोरिटी स्टेशन कैन एक्सेस द टोकन मोर फ्रिक्वेंटली व्हाइल टाइम बाउंड प्रिवेंट एनी सिंगल स्टेशन फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग नेटवर्क. यानी दो अलग अलग अप्रोचेस है. ये क्या करता है? टाइम के साथ बाउंड करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और ये क्या करता है? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला स्टेशन है वो उसको दे देता है. इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हैमिंग कोड इन कंप्यूटर नेटवर्क. क्या होता है हैमिंग कोड? इन कंप्यूटर नेटवर्क हैमिंग कोड इज यूज्ड फॉर द सेट ऑफ एरर करेक्शन कोड व्हिच मे ऑकर व्हेन द डेटा इज मूव्ड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. यानी जब डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव होता है तो वहां पर एरर कनेक्शन हो सकता है, ऑकर हो सकता है. तो हैमिंग कोड वही काम करता है. द हैमिंग मेथड करेक्ट द एरर बाय फाइंडिंग द स्टेट एट विच द एरर हैज ऑकर. और हैमिंग कोड क्या करता है? हैमिंग कोड एक मेथड इस्तेमाल करता है जिससे वो ये करता है कि करेक्ट करता है एरर को. जो एरर अगर है कोई तो उसको करेक्ट करता है. कैसे करके? फाइंडिंग द स्टेट एट विच द एरर हैज ऑकर. उस स्टेट को फाइंड करता है जब एरर एक्चुअली में हुआ था, यानी आया था. रिडंडेंट बिट्स आर एक्स्ट्रा बाइनरी बिट्स that are generated and added to the information carrying bits of the data transfer to ensure that no bits were lost during data transfer. यानी डेटा ट्रांसफर करते वक्त कोई बिट लॉस ना हो, इसलिए रिडंडेंट बिट क्या करता है? एक्स्ट्रा बाइनरी बिट को जनरेट करता है और ऐड कर देता है इंफॉर्मेशन कैरिंग बिट के साथ जब डेटा ट्रांसफर होता है उस वक्त. द रिडंडेंसी बिट आर प्लेस्ड इन सेंटर इन सर्टेन कैलकुलेशन पोजीशन. अब देखिए, रिडंडेंसी बिट्स ऐसे नहीं कहीं भी डाल दिया जाता है, कुछ कैलकुलेटेड पोजीशन होता है वहीं पर डाला जाता है टू एलिमिनेट द एरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू रिडंडेंट बिट इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस. ठीक है, इसको हैमिंग डिस्टेंस भी कहा जाता है. यानी कुछ कैलकुलेटेड बिट्स डाले जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे जिससे एरर्स को एलिमिनेट किया जाता है और डिस्टेंस को भी. एरर करेक्शन कोड ये क्या होता है? दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा बिट्स एंड रिडंडेंसी बिट टू करेक्ट अ सिंगल बिट एरर. अ फ्रेम कंसिस्ट ऑफ m data bits and r redundant bits. Suppose the total length of the frame is n is equal to m plus r. An n bit unit containing data and a check its bit often referred to as an n bit code word. अब ये क्या है बेसिकली? देखिए यहाँ पर समझिए, एरर करेक्शन कोड. तो यहाँ पर एरर करेक्शन में कुछ कोड होता है. दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा बिट्स एंड रिडंडेंसी बिट टू करेक्ट द सिंगल बिट एरर. यानी सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए रिडंडेंसी बिट्स और डेटा बिट्स का जरूरत पड़ता है. अब एक फ्रेम जो होता है इज अ कंसिस्ट ऑफ m बाइट्स. मान लीजिए m बिट्स एक डेटा फ्रेम है, वो m बिट्स यानी m डेटा बिट्स उसका साइज है, एंड r रिडंडेंट बिट्स. तो मान लीजिए रिडंडेंट बिट्स है कुछ r और डेटा बिट्स है कुछ m के एतबार से. तो सपोज द टोटल लेंथ ऑफ फ्रेम इस तरीके से हो कि n इज इक्वल टू m प्लस r. तो m बिट्स क्या है? यहाँ पर m बिट्स है हमारा डेटा बिट्स और r बिट्स क्या है? हमारा रिडंडेंट बिट्स. तो m बिट और r बिट, तो मान लीजिए अगर हम लोग लेट्स से 5 लेते हैं रिडंडेंट बिट्स और 5 लेते हैं डेटा बिट्स, तो 5 into 5 plus 5 is equal to 10, और n बिट्स क्या बनेगा? 10 बनेगा. एंड n bit unit containing data and the check byte if often refer as an n byte code word.
ठीक हो गया। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। तो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कैसे करके ढूंढेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ r, यानी रिडंडेंट बिट जितना भी है उस पे 2 रेज़ टू द पावर करेंगे और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रिडंडेंट बिट डेटा बिट प्लस 1 के, वेयर r रिडंडेंट बिट एंड m इज डेटा बिट। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। हैमिंग कोड प्रोवाइड अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग सिंगल बिट एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। तो हैमिंग कोड जो होता है ना, ये प्रोवाइड करता है सिंपल और इफेक्टिव मेथड डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए सिंगल बिट एरर को डेटा ट्रांसमिशन में। ठीक है, अब स्टेप टू फाइंड हैमिंग कोड। अब हैमिंग कोड ढूंढने का जो स्ट्रेटेजी है या फिर जो मेथड है वो समझते हैं। द हैमिंग कोड यूज द एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स टू अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिंगल बिट एरर। अब देखिए स्टेप 1 में क्या होता है ना, जस्ट राइट अ बिट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी बाइनरी में इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 0 होगा, 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से होता है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, मार्क ऑल द बिट्स पोजीशन दैट आर पावर ऑफ द 2 एज अ पैरिटी बिट, यानी पावर ऑफ 2 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, अब 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 4 रेज़ टू द पावर 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64 इस तरीके से। ठीक है, रेज़ टू द पावर 2 में। स्टेप 3 क्या होगा, ऑल अदर बिट्स पोजीशन आर फॉर द डेटा टू बी इनकोडेड यूजिंग, और बाकी जितना भी जो बिट्स बचा है वो डेटा इनकोड होगा इस तरीके से, उसका पोजीशन बेसिकली। तो पार्टी बिट पोजीशन कैसे करके होगा, आप देखिए पोजीशन 1 चेक 1 बिट देन स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट देन स्किप 1 बिट, जैसे कि ऑड नंबर हो गया 1 3 5 7 11 इस तरीके से। पोजीशन 2 कैसे हो गया, चेक 2 बिट देन स्किप 2 बिट, चेक 2 बिट देन स्किप 2 बिट, यानी यहाँ पर 2 आया उसके बाद 3 आया, 4 5 छोड़ के 6 आया, फिर 7 आया, 8 9 छोड़ के 10 आया, फिर 11 आया, 12 13 छोड़ के 14 आया इस तरीके से। पोजीशन 4 चेक 4 बिट देन स्किप 4 बिट देन चेक 4 बिट देन स्किप 4 बिट, यानी यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4, 4 आया उसके बाद 5 आया, 6 7, यानी 4 बिट यहाँ पर हो गया, 4 5 6 7, फिर 4 स्किप हो गया 12 तक, फिर 12 के बाद 4 देखा गया, 13 14 15, फिर 4 स्किप हो गया। ठीक है, इस तरीके से। पोजीशन 8 बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही है, पहला 8 बिट हुआ, फिर यहाँ से 8 काउंट करिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर वहां से 8 गायब हो गया, फिर यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो पार्टी बिट पोजीशनिंग इस तरीके से होता है। सेट द पार्टी बिट टू 1 इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द पोजीशन इट चेक्स इट ऑड इज ऑड, यानी पार्टी बिट को 1 सेट किया रहता है अगर टोटल नंबर ऑफ वंस अगर पोजीशन में है तो उसको चेक किया जाएगा कि वो ऑड है कि नहीं, और सेट बिट 0 इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन, यानी टोटल नंबर ऑफ 1 अगर इवन है तो 0 सेट करेंगे, ऑड है तो 1 सेट करेंगे। अब यहाँ पर हैमिंग कोड का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्ट एंड इवन पार्टी हैमिंग कोड वर्ड फॉर अ डेटा बाइट्स इतना 1001101। अब इसका मतलब क्या होता है, द नंबर 100011101 ऑफ अ बाइट इज 7, यानी ये 7 डेसिमल के बराबर होता है और ये बाइनरी में लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ r इज कैलकुलेटेड एज 2 रेज़ टू द पावर r इज इक्वल टू ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। अब ये कैसे करके होगा, तो देखिए मान के चलते हैं 4 है, r का वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेक होगा, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आया 16 आया, 4 प्लस 7 11 प्लस 12, तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एज यू कैन सी 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पर से इसको ब्रेक डाउन किया गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट इज 4, तो बेसिकली इसको यहाँ से देखा गया तो आपको क्या पता चला, रिडंडेंट बिट कितना था, 4 था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सिंपल सा एग्जांपल्स दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको, इसके बाद बाइट्स स्टिफिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब बाइट्स स्टिफिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, पर्पस ऑफ बाइट्स स्टिफिंग इन डेटा लिंक लेयर द स्ट्रीम ऑफ बिट फ्रॉम फिजिकल लेयर आर डिवाइड इनटू डेटा फ्रेम। आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर में बेसिकली स्ट्रीम ऑफ बिट होता है जो कि फिजिकल लेयर से आता है, जो कि डिवाइड होकर फ्रेम में आता है। द डेटा फ्रेम कैन बी ऑफ फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ, यानी डेटा फ्रेम जो है वो दो में से एक हो सकता है, यानी फिक्स लेंथ हो सकता है या वेरिएबल लेंथ हो सकता है। वेरिएबल लेंथ का मतलब उसका लेंथ बदल सकता है, फिक्स का मतलब फिक्स होगा। इन वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग द साइज ऑफ ईच फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड में डिफर, और अगर वेरिएबल लेंथ है तो हर जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। सो द पैटर्न ऑफ बिट इज यूज एज अ डिलिमिटर टू मार्क द एंड ऑफ वन फ्रेम एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम। तो क्या होता है, सो द पैटर्न ऑफ द बिट, तो इस बिट का जो पैटर्न इज यूज टू डिलिमिटर, तो डिलिमिटर का इस्तेमाल करके तो मार्क किया जाता है द एंड ऑफ वन फ्रेम, एक फ्रेम के एंड में, एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम। इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। इफ द पैटर्न ऑफ द फ्लैग बाइट्स इज प्रेजेंट इन द मैसेज बाइट, अगर जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ द फ्लैग अगर बाइट है, यानी एक बाइट है जिसको एज अ फ्लैग इस्तेमाल किया गया है, वो अगर मैसेज बाइट में मौजूद हो, देयर शुड बी अ स्ट्रेटजी सो दैट द रिसीवर डज नॉट कंसीडर द पैटर्न एज द एंड ऑफ द फ्रेम। तो
यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी है जिससे रिसीवर एंड ऑफ द फ्रेम में पैटर्न को कंसिडर ना करे। तो इसमें दो कॉमन अप्रोचेस है, एक है बाइट स्टफिंग और एक है बिट स्टफिंग। अब बाइट स्टफिंग में क्या होता है, आपको पता है बिट से ही बाइट बनता है ना, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो बाइट स्टफिंग में क्या होता है, अ बाइट इज स्टफ्ड इन द मैसेज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डिलिमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। यानी यहाँ पर क्या होता है ना, बाइट्स होता है स्टफ किया हुआ ताकि वो डिलिमीटर से डिफरेंशिएशन किया जा सके, और इसको बोला जाता है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी कहा जाता है इसको। बिट स्टफिंग भी एक होता है, अ पैटर्न ऑफ अ बिट ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ इज स्टफ्ड इन अ मैसेज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डिलिमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। यानी दो किस्म का फ्रेमिंग है, एक कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग कर सकते हैं और एक बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग कर सकते हैं। फ्रेम इन अ कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। फ्रेम हेडर, इसमें क्या होता है, चार चीज होता है। फ्रेम हेडर होता है जो कि कंटेन करता है सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस ऑफ अ फ्रेम। पेलोड फील्ड होता है जिसमें कंटेंट होता है मैसेज टू डिलीवर की कौन सा मैसेज डिलीवर करना है। टेलर होता है जो कि कंटेंट करता है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स। और फ्लैग होता है 1 बाइट फ्लैग का होता है जो कि 8 बिट्स का होता है। फ्लैग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द फ्रेम। It is a pool dependent, protocol dependent, special character signaling the start and end of the frame. ठीक हो गया? By stiffing, it used a character-oriented protocol to ensure that flag pattern in the data are not mistaken or from frame delimiter. ठीक हो गया? अब यहाँ पर byte stiffing mechanism. अब byte stiffing का mechanism क्या होता है ना? If a pattern of a flag byte is present in the message byte, यानी मान लीजिए अगर फ्लैग का पैटर्न जो है, अगर फ्लैग बाइट का जो पैटर्न है वो प्रेजेंट हो मैसेज बाइट में, देयर शुड बी अ स्ट्रेटेजी सो दैट रिसीवर डज नॉट कंसीडर द पैटर्न एट द एंड ऑफ द फ्रेम। तो जाहिर सी बात है, फॉर सम रीजन आप नहीं, मतलब आप ये नहीं चाहेंगे कि वो एट द एंड ऑफ द फ्रेम रिसीव करे, तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, इन कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल द मैकेनिज्म अडॉप्ट बाय बाइट स्निफिंग। तो बाइट स्निफिंग जो है ये इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है। इन बाइट स्निफिंग अ स्पेशल बाइट कॉल्ड द एस्केप कैरेक्टर ESC इज स्टफ्ड बिफोर एवरी बाइट इन द मैसेज विद द सेम पैटर्न एज फ्लैग बाइट। तो इसको भी बेसिकली भेजा जाता है हर मैसेज में सेम पैटर्न के साथ जैसे बाइट्स भेजा जा रहा है, यानी फ्लैग वाला बाइट भेजा जा रहा है। इफ ESC सीक्वेंस इज फाउंड इन द मैसेज बाइट, तो अगर ESC सीक्वेंस का फाउंड मिल जाता है मैसेज बाइट में, देन अनदर ESC बिट इज स्टिफ्ड बिफोर इट। तो दूसरा ESC बाइट भी भेज दिया जाता है, स्टिफ कर दिया जाता है बिफोर इट, उससे पहले। एग्जांपल ऑफ बिट स्निफिंग, तो आप देखिए ओरिजिनल मैसेज कैसा है, अ फ्लैग यानी A फ्लैग B फ्लैग और C। आफ्टर बिट स्टिफिंग का अगर आप देखें तो A फ्लैग B के बाद आप देख सकते हैं ESC और फिर C आ गया। और यहाँ पर भी आप विजुअली देख सकते हैं F AB F C F और यहाँ पर F AB, यहाँ पर आ गया ESC और F C F। ठीक है, इस तरीके से बाइट स्निफिंग इंश्योर दैट स्पेशल फ्लैग कैरेक्टर इन द डेटा आर प्रॉपर्ली हैंडल्ड प्रिवेंटिंग मिस इंटरप्रेशन ऑफ फ्रेम बाउंड्रीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैनल एलोकेशन एंड मैक एड्रेस। चैनल एलोकेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस सीरीज में या प्रीवियस क्रैश कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारा चीज यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होगा। और मैक एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही सिंपल चीज। डिटेलिंग क्लियर एडवांस टॉपिक्स। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जब करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आता है, और यही एडवांस टॉपिक है जो ऑलरेडी अलोहा CSM SES MSCD CSM ये लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। और रिजर्वेशन पोलिंग टोकन पासिंग ये भी पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग चैनल एलोकेशन स्कीमा एंड मैक एड्रेस इज फंडामेंटल टू मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स एंड इंश्योरिंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क। जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंड करेंगे जब आप एलोकेशन स्कीमा को, या चैनल एलोकेट किस तरीके से होता है, जब आप इसको पता करेंगे और मैक एड्रेस के बारे में जब जानेंगे, तो ये फंडामेंटल नॉलेज होता है इस चीज में कि किस तरीके से नेटवर्क रिसोर्स को मैनेज किया जाए ताकि कम्युनिकेशन जो है डिवाइस के दरमियान वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। चैनल एलोकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क, व्हेन देयर आर मोर देन वन यूजर हु डिजायर टू एक्सेस अ शेयर्ड नेटवर्क चैनल, यानी जब एक से ज्यादा लोग हो जो एक ही चैनल, एक ही नेटवर्क में हो और वो इस्तेमाल करना चाहते हो नेटवर्क को, एन एल्गोरिथम इज डिप्लॉयड फॉर चैनल एलोकेशन अमंग्स कंपीटिंग यूजर। तो एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया जाता है चैनल एलोकेशन के लिए कि भाई इतना सारा यूजर है, सबको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है जो चैनल एलोकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी एक बार रिवीजन के एतबार से हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। द नेटवर्क चैनल में बी अ सिंगल केबल और ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन मल्टीपल नोड्स। केबल चैनल जो है, यानी नेटवर्क चैनल जो है, वो सिंगल केबल भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है जो मल्टीपल नोड से कनेक्ट होता है, और अ पोर्शन ऑफ अ वायरलेस स्पेक्ट्रम ये भी हो सकता है, ठीक है। चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम एलोकेट द वायर्ड चैनल एंड बैंडविड्थ टू द यूजर। अब चैनल एलोकेशन एल्गोरिथम जो होता है ना, वो एलोकेट करता है वायर्ड चैनल को और बैंडविड्थ वगैरह यूजर के लिए। हु मे बी बेस स्टेशन, एक्सेस पॉइंट और टर्मिनल इक्विपमेंट। अब इसमें बेस स्टेशन भी हो सकता है, एक्सेस पॉइंट और टर्मिनल इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है। चैनल एलोकेशन स्कीमास। अब चैनल एलोकेशन में कौन कौन सा स्कीमा होता है, तो चैनल एलोकेशन में दो ही मेजर स्कीमा होते हैं। एक होता है स्टैटिक स्कीमा यानी स्टैटिक चैनल एलोकेशन, एक होता है डायनामिक चैनल एलोकेशन। स्टैटिक चैनल में क्या होता है, अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी चैनल इज अलॉटेड टू ईच यूजर, यानी एक फिक्स पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है यूजर्स को। फॉर एन कंप्यूटिंग यूजर द बैंडविड्थ इज डिवाइड इनटू एन चैनल यूजिंग फ्रीक्वेंसी
frequency division multiplexing FDM and each portion is assigned to one user। यानी जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था FDM में क्या होता है, उसको डिवाइड स्प्लिट कर दिया जाता है हर यूजर के लिए और हर एक को एक एक अलॉट कर दिया जाता है जो कि फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है डायनेमिक चैनल एलोकेशन। उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेस आर नॉट परमानेंटली, यानी फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है ना, नॉट बेस, फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है जो दिया जाता है यूजर को, परमानेंटली असाइन नहीं होता टू द यूजर। इंस्टेड ऑफ चैनल क्या होता है, आर अलॉटेड टू यूजर डायनेमिकली एज नीडेड। जैसे जैसे यूजर को जरूरत पड़ता है वैसे वैसे उसको डायनेमिकली अलॉट होता है फ्रॉम अ सेंट्रल पूल। एक सेंट्रल पूल है, एक सेंट्रल जगह है जहां पर सब कुछ रखा हुआ है, वहां से एलोकेट होता रहता है। ठीक है, इन्हें सेंट्रलाइज किया हुआ है यहाँ पर। द एलोकेशन इज डन कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ पैरामीटर सो दैट ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज। डायनेमिक चैनल एलोकेशन ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ यूजेज एंड रिजल्ट इन फास्टर ट्रांसमिशन। जाहिर सी बात है, डायनेमिक चैनल क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है बैंडविड्थ यूजेज को, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर दे रहा है, और इसका रिजल्ट में क्या होता है, फास्टर ट्रांसमिशन होता है। व्हाइल स्टैटिक एलोकेशन प्रोवाइड फिक्स चैनल विदाउट इंटरफेयरिंग बट मे नॉट बी एफिशिएंट फॉर वेरिएबल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अब स्टैटिक में क्या होता है कि उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल जहां पर होगा, यानी यहाँ जहां पर बैंडविड्थ फिक्स का जरूरत नहीं है, कुछ बैंडविड्थ वेरी कर सकता है, वहां पर ये एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि आप उसको फिक्स दे रहे हैं, यानी वेस्टेज हो जाएगा। अब स्टैटिक चैनल एलोकेशन क्या होता है, डिटेल में समझे अगर, तो इन स्टैटिक चैनल एलोकेशन स्कीमा अ फिक्स पोर्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी चैनल इज एलोटेड टू ईच यूजर। हर यूजर को दिया जाता है फॉर एन कंपीटिंग यूजर। हर जो एन नंबर ऑफ यूजर है जिसको इस्तेमाल करना है, द बैंडविड्थ इज डिवाइड इनटू एन, यानी जाहिर सी बात है नंबर ऑफ यूजर के बेसिस पे जो है वो बैंडविड्थ को डिवाइड कर दिया जाता है चैनल में यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। किसको इस्तेमाल करके, कौन सा एल्गोरिदम या टेक्निक को इस्तेमाल करके, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM को इस्तेमाल करके। एंड ईच पोर्शन इज असाइन टू वन यूजर, और हर यूजर को एक एक पोर्शन असाइन हो जाता है। दिस स्कीमा इज आल्सो रिफर्ड टू एज फिक्स चैनल एलोकेशन और फिक्स चैनल असाइनमेंट। इसको फिक्स चैनल एलोकेशन या फिक्स चैनल असाइनमेंट भी कहा जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी सबको अलग अलग मिल गया ना, आपस में कोई तालमेल नहीं है, यहाँ पर सबका इंडिविजुअल है, यानी सेपरेट सेपरेट दे दिया गया बिटवीन यूजर्स सिंस ईच यूजर इज असाइन अ फिक्स चैनल। जैसे हमने बताया, सिंपल टू इंप्लीमेंट करना काफी सिंपल है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर विद वेरिएबल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। लार्ज यूजर जब को इस्तेमाल करे, यानी मान लीजिए मल्टीपल यूजर है लेकिन वो लार्ज अमाउंट में है एक चैनल में, और उसमें से जो रिक्वायरमेंट है यूजर्स का, किसी को ज्यादा किसी को कम इस्तेमाल करना है, उस केस में ये एफिशिएंट नहीं होता, यानी सुटेबल नहीं होता। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ व्हेन सम यूजर आर इनएक्टिव। जब कुछ यूजर इनएक्टिव हो तो उनको भी बैंडविड्थ दे दिया गया है, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ वेस्टिंग हो जा रहा है यहाँ पर। फिक्स एलोकेशन रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल डिमांड, और यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल डिमांड जितना है उतना आप नहीं दे रहे, आप उसको फिक्स दे रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको बेकार में वेस्ट हो रहा है, जिसको ज्यादा चाहिए उसको मिलने रहा है। ठीक है, स्टैटिक चैनल एलोकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द नंबर ऑफ यूजर इज फिक्स्ड एंड देयर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आर रिलेटिवली कांस्टेंट। यानी ये जरूरी और अच्छा तब होता है ना, एफिशिएंट तब होता है स्टैटिक चैनल एलोकेशन, जब जो यूजर है उसका जो बैंडविड्थ है ना वो फिक्स है और बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट भी फिक्स है। यानी यूजर तो एक तो यूजर फिक्स है, यानी यूजर बढ़ता कमता नहीं है, वो फिक्स है, प्लस यूजर का जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है ना वो भी फिक्स है, तभी अच्छा होता है। डायनेमिक एलोकेशन चैनल यानी डायनेमिक चैनल एलोकेशन, इसमें क्या होता है, इन डायनेमिक चैनल एलोकेशन स्कीमा फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर नॉट परमानेंटली असाइन टू द यूजर। फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूजर को परमानेंटली असाइन नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ चैनल आर एलोटेड टू यूजर डायनेमिकली एज नीडेड फ्रॉम अ सेंट्रल पूल। यहाँ पर क्या होता है डायनेमिक चैनल में कि एक सेंट्रल पूल के अंदर बैंड्स रखा हुआ है, जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम चाहिए उसको कम मिलेगा, और जिसको जब चाहिए उसको तब मिलेगा। द एलोकेशन इज डन कंसीडरिंग अ नंबर ऑफ अ पैरामीटर सो दैट ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज। अब यहाँ पर जो ये होता है ना, यानी एलोकेशन जो किया जाता है वो नंबर्स और पैरामीटर के बेसिस पे किया जाता है ट्रांसमिशन, ताकि जो इंटरफेरेंस है ना आपस में जो खलत मलत हो सकता है वो कम से कम किया जा सके। इसका एडवांटेज क्या है, ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ यूजेज। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंडविड्थ यूजेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी वेस्ट नहीं होता। रिजल्ट इन फास्टर ट्रांसमिशन फास्टर होता है क्योंकि जिसको दिया गया है इसके अलावा जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है या जो एक्टिव नहीं है उसको कोई अलॉट ही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो जगह बच रहा है। अडैप्ट टू वेरीफाई ट्रैफिक पैटर्न, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है ट्रैफिक पैटर्न्स के हिसाब से। मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इस तरीके से इसमें दो टाइप है, एक है सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन जैसे पूल वाला हमने बताया, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन में क्या होता है, अ सेंट्रल कंट्रोल मैनेजेस चैनल एलोकेशन बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर। यानी सेंट्रल एलोकेशन में क्या होता है ना कि एक सेंट्रल मैनेजर होगा बीच में, समझ लीजिए, और वो यूजर के रिक्वेस्ट के बेसिस पर चैनल एलोकेट करेगा, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट यूजर करेगा कितना क्या कितने देर के लिए, वो सब चीज। और डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट चैनल एलोकेशन अमॉन्ग्स देमसेल्फ विदाउट सेंट्रल कंट्रोलर। यानी इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन में कि यूजर कोऑर्डिनेट जो करते हैं ना, यूजर चैनल एलोकेशन में कोऑर्डिनेट करेंगे अपने ही अंदर, यानी जो मल्टीपल यूजर्स है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपस में कोऑर्डिनेट करके ही बैंड एलोकेट हो जाएगा विदाउट अ सेंट्रल कंट्रोलर, यानी कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपस में वो बांट लेंगे अपना, जबकि यहाँ पर एक कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर रहेगा। डायनेमिक चैनल एलोकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट बट प्रोवाइड्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जाहिर सी बात है डायनेमिक चैनल एलोकेशन कॉम्प्लेक्स है इंप्लीमेंट करना, लेकिन ये ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन एनवायरनमेंट विद वेरिंग ट्रैफिक पैटर्न्स। ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर ट्रैफिक
ट्रैफिक का पैटर्न जो है ना वो वेरी करता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक तरीके का ट्रैफिक आता हो। इसके बाद आता है मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब मैक एड्रेस क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस। ये क्या होता है? ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि डेटा लिंक में काम करता है, और डेटा लिंक ओएसआई मॉडल का एक लेयर है, आपको पता है। और टीसीपी आईपी में देखें तो जो नीचे का सबसे पहला लिंक है उसमें काम करता है। मैक एड्रेस इज लाइक 4864 बिट एड्रेस एसोसिएट विद नेटवर्क अडेप्टर। अब नेटवर्क अडेप्टर के साथ मैक एड्रेस 48 हो गया, 64 बिट हो गया, वो एक अटैच किया जाता है। मैक एड्रेस आर लिंक टू हार्डवेयर ऑफ द नेटवर्क अडेप्टर सिंस दे आर नोन एज द हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अब जब भी कोई फिजिकल डिवाइस बनता है ना, या कोई यानी नेटवर्क डिवाइस बनता है, कोई मीडियम बनता है, उसके साथ एक यूनिक मैक एड्रेस लिख दिया जाता है, इसीलिए इसको मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कह दिया जाता है। मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइड द अडेप्टर ऑन द लैन। और मैक एड्रेस ही बेसिकली वो होता है, यानी जब लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे पता चलेगा कि भाई किसके मीडियम में क्या भेजना है? यूजर रिक्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन यूजर तो या तो अपने फोन से रिक्वेस्ट करेगा या कंप्यूटर से करेगा। तो फोन एक अलग है, कंप्यूटर एक अलग है, दोनों बंदा भी अलग है। तो फोन का भी अपना मैक एड्रेस होता है, यानी अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होगा, और कंप्यूटर का भी अपना होगा, या राउटर का भी अपना होगा, या जिस भी मीडियम के थ्रू आप एक्सेस करें लोकल एरिया नेटवर्क, उसका अपना होगा। तो उसी के थ्रू वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है किसको कहाँ क्या ट्रैफिक देना है। मैक एड्रेस आर एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। आपको पता है हेक्साडेसिमल क्या होता है? ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन मोस्टली इस्तेमाल होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी, हार्डवेयर में भी इस्तेमाल होता है, सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल होता है, बहुत जगह रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैक एड्रेस में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 012345678 और ए बी से लेके एफ तक। बेसिकली हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है ना, वो 0 से लेके 9 तक होता है, यानी पूरा नंबर्स काउंट हो गया। कभी भी हेक्साडेसिमल में 11 नहीं होगा, याद रखिए, 0 से लेकर 9 तक होगा और ए से लेकर एफ तक होगा। ठीक है, उसके आगे नहीं होगा। ऐसा कभी भी आप नहीं देखेंगे हेक्साडेसिमल में जी लिखा गया नहीं। तो इसमें 16 अल्फाबेट ही टोटल लिया जाता है, यानी लिखा जाता है। तो 48 बिट एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस 01 से लेकर पूरा एफ तक। ठीक है, इन 64 बिट एड्रेस, यानी आसान शब्दों में अगर आप हेक्साडेसिमल 48 बिट में देखेंगे तो वो इतना साइज को लेगा, ए बी तक लेगा। और अगर आप 64 बिट देखेंगे तो पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट ले लेगा, यानी जितना बड़ा हेक्साडेसिमल होता है 16 डिजिट का पूरा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। जैसे बाइनरी में 2 होता है, उसका बेस 2 है, 0 और 1। ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, यानी 1 से लेके 10 या 0 से लेके अगर 9 देखे तो, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। सम टाइम कोलंस, कुछ वक्त कोलंस होता है बीच में, एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे कि हाइफन दिया हुआ है, कुछ वक्त कोलंस होता है इंस्टेड ऑफ हाइफन। ठीक है, जिसको डैश भी बोला जाता है। मैक एड्रेस आर ऑफ्टन कंसिडर्ड परमानेंट बट इन सम कंडीशन दे कैन बी चेंज। आमतौर पे तो मैक एड्रेस कभी बदलता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब भी मैन्युफैक्चर होता है कोई डिवाइस, उसके पीछे लिख दिया जाता है मैक एड्रेस को, तो आप सॉफ्टवेयर के बेसिस पे उसको ऐसा बदला नहीं जाता ना, आप बदल सकते हैं एज सच, लेकिन रेयर केसेस दैट इज एक्सेप्शनल केस, बट आमतौर पे वो नहीं बदलता। एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज अ यूनिक मैक एड्रेस असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है यूनिक एड्रेस हर एनआईसी में, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, व्हिच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑल अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। जो बेसिकली सेपरेट करने के लिए या फर्क करने के लिए होता है कि नेटवर्क में जितने सारे डिवाइस कनेक्टेड है उसमें से यूनिक कौन सा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी दो मैच कर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए यूनिक ही होता है। ठीक है, अब मैक एड्रेस का टाइप भी होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस। यूनिकास्ट मैक एड्रेस, इसका मतलब क्या होता है? अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेटवर्क डिवाइस और कम्युनिकेशन करने के लिए कोई यूनिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकास्ट मैक एड्रेस होता है। एक होता है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। इसमें क्या होता है? एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ डिवाइस फॉर साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन। यानी अब यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना, वो सिंगल इंडिविजुअल नहीं है या सिंगल डिवाइस नहीं है, वो ग्रुप ऑफ डिवाइस है जो साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर डिवाइस सिंगल है, यहाँ पर डिवाइस ग्रुप में है। इसके बाद एक होता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। इसमें क्या होता है? स्पेशल एड्रेस दैट अलाउ कम्युनिकेशन विद ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क। अब ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का मतलब ये है कि मान लीजिए नेटवर्क में 25 बंदा है, अब ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे तो 25 से आप सबसे बात कर सकते हैं, यानी वो ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, आपका मैसेज सबके पास जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस इज एसेंशियल फॉर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है, ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन सबको मिलना ही नहीं चाहिए। ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन सिर्फ जो मैनेज करा उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि उसका मैसेज सबको जाएगा। मैक एड्रेस फॉर्मेट, मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? अ 48 बिट मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंट एज अ स्ट्रिंग इन 6 ऑक्टेट्स। 6 ऑक्टेट्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोलन के बाद जो है उसको ऑक्टेट्स बोला जाता है। तो अब देखिए MM तो इस तरीके से कोलन्स के फॉर्म में रहता है, कभी कभी हाइफन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, द हाफ 24 बिट्स, यानी इसका जो आधा है यहाँ तक 24 बिट्स ऑफ मैक एड्रेस कंटेन्ड द आईडी नंबर ऑफ अडेप्टर मैन्युफैक्चरर। यानी पहले का जो या 24 बिट जो है, यानी पहले को या बाद को, डिपेंड्स ऑन ये कंपनी के ऊपर है, आमतौर पे पहले का होता है। तो फर्स्ट का जो 24
बिट है या पूरे 6 ऑक्टेट में से जो 24 बिट का होता है 48 में से, वो 24 बिट आपका मैन्युफैक्चर को का आईडी को बताएगा, यानी किसने मैन्युफैक्चर किया है, जिससे आप ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई इस मीडियम को बनाया किसने है। दिस आईडी एज रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इस आईडी को जो रेगुलेट किया जाता है ना कि कैसे करके इसको करना है, इसका फॉर्मेट या XYZ, वो इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ही किया जाता है। और जो सेकंड हाफ 24 बिट जो बचता है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 48 बिट टोटल है, उसमें से आधा बिट कर दीजिए किसके लिए, वो बेसिकली होता है आईडी नंबर बताएगा मैन्युफैक्चर अडेप्टर का, और जो बाकी 24 बिट बचता है मैक एड्रेस रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू अडेप्टर बाय द मैन्युफैक्चरर, और बाकी जो 24 बिट है वो यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होगा जो ये बात बताएगा कि भाई मैन्युफैक्चरर ने कौन सा यूनिक नंबर दिया है इस पर्टिकुलर मीडियम को या डिवाइस को। अब यहाँ पर OUIS ऑफ सम वेल नोन मैन्युफैक्चरर, OUIS का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिकली आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आमतौर पे किस तरीके से मैक एड्रेस लिखा जाता है या वेल नोन मैक एड्रेस किसका किसका है, तो डेल का मैक एड्रेस का इस तरीके से होता है। यानी अब ये जो मैक एड्रेस बता रहे हैं ना, ये बेसिकली कौन सा आइडेंटिफायर है, ये पहले वाला आइडेंटिफायर है जो मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है, बाद वाला तो यूनिक होगा हमेशा। तो मैन्युफैक्चरर वाला ये होता है जो क्योंकि फेमस है, नॉक्टेल का ये होता है, गूगल का कुछ ऐसा दिखता है, टेलीकॉम का कुछ ऐसा दिखता है। और इसके बाद जो 6 ऑक्टेल सॉरी इसके बाद जो 6 और 3 ऑक्टेट्स जो ये देगा, यानी और 24 बिट्स देगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि गूगल मैन्युफैक्चर का है, लेकिन ये डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो रहेगा अलग से, ठीक है। द फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स यानी OUI आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर व्हाइल द लास्ट 3 ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक डिवाइस, ठीक हो गया। तो दोनों आइडेंटिफिकेशन आपको जरूरी होता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है और कौन सा यूनिक नंबर उसने आपको दिया है। एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर, अब डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल कैसा होता है, हमने ऑलरेडी एरर कंट्रोल से रिलेटेड पढ़ दिया है प्रीवियस वीडियोस में, राइट। एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर इज प्रोसेस्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डेटा फ्रेम्स दैट हैव बीन करप्ट और लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान कभी क्या होता है कि कुछ एरर हो जाता है, पैकेट कुछ पैकेट करप्ट हो जाता है, तो उसको ढूंढना, उसको डिटेक्ट करना और उन फ्रेम को प्रॉपर तरीके से रीट्रांसमिट करना, ये काम ही होता है एरर कंट्रोल का, ठीक है। In case of lost or corrupt frame, the receiver does not receive the packet correct data frame and sender is ignorant about this loss। यानी इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि सेंडर ने सेंडर कर दिया, रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, और सेंडर बेचारे को पता भी नहीं चलता कि भाई उसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो होता यह है कि डेटा लिंक लेयर फॉलोज अ टेक्निक टू डिटेक्ट ट्रांजिट एरर एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो डेटा लिंक लेयर आपको ये टेक्निक प्रोवाइड करता है कि भाई ऐसे सिनेरियोज में आप डिसीजन ले सकते हैं चेक करने के बाद कि भाई डेटा ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ, विच इज रीट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम व्हेनेवर एरर इज डिटेक्टेड और फ्रेम इज लॉस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट यानी ARQ, हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हुआ है। तो तब क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर में आपको टेक्निक्स प्रोवाइड किया जाता है कि एरर को डिटेक्ट करो, और अगर एरर डिटेक्ट हो जाए, सामने वाले को डेटा ना मिले या सामने वाले को फ्रेम ना मिले या फिर रिसीवर को करप्ट फ्रेम रिसीव हो, तो रीट्रांसमिट करो। तो सेंडर जो है वो रीट्रांसमिट सेम चीज करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। अब इसका फेस क्या होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एरर को डिटेक्ट किया जाता है, ट्रांसमिट एरर इफ एनी, ट्रांसमिशन एरर इफ एनी इज डिटेक्टेड बाय ईदर सेंडर और रिसीवर। सेंडर रिसीवर किसी के भी द्वारा अगर एरर डिटेक्ट किया जाता है या पैकेट करप्ट डिटेक्ट किया जाता है, देन क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। एक्नॉलेजमेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो रिसीवर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सिर्फ AKW नाम से, या फिर वो NAKW भेजेगा। NAKW का मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, भाई गड़बड़ है दोबारा भेजो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब मिल चुका है। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ऑन रिसीव द करेक्ट फ्रेम द रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा यानी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, रिसीविंग अ डैमेज फ्रेम और डुप्लीकेट फ्रेम, द रिसीवर सेंड्स द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके बेसिस पर जो सेंडर है वो रीट्रांसमिट करेगा। द सेंडर मेंटेन द क्लॉक एंड सेट द टाइम आउट पीरियड। अब ये क्लॉक और टाइम आउट पीरियड कहां से है, कंटेंशन विंडो, इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ था कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि कोलिजन वगैरह से बच सके या प्रॉपर तरीके से वो ट्रांसमिशन हो सके। तो वो एक टाइम आउट होता है, एक टाइम पीरियड होता है, सेट किया जाता है। तो सेंडर उस टाइम पीरियड तक पहले वेट करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने एक चीज सेंड किया तो कुछ तो मुद्दत, कुछ तो वेट होना चाहिए ना कि सामने वाला रिप्लाई करे। ऐसा थोड़ी है कि बस मैंने भेजा और वो रिप्लाई कर देगा। तो वो टाइम पीरियड तक वो रुकेगा। अगर उस टाइम पीरियड तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, इफ एन एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव बिफोर टाइम आउट, तो क्या करेगा, या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो सेंडर उसको रीट्रांसमिट यानी वो फ्रेम को दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन बाय डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स दैट मे ऑकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जैसे हमने ऑलरेडी बताया। अब एरर कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या होता है, हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। दीज आर 3 मेन टेक्निक्स फॉर एरर कंट्रोल। एक स्टॉप एंड वेट AQR होता है, इन्वॉल्व सेंडिंग अ फ्रेम एंड वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट फ्रेम। यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रेम भेजेंगे और एक बार इंतजार करेंगे, जब तक नहीं आएगा हम भेजेंगे ही नहीं। दूसरा होता है गो एंड बैक ARQ, इसमें क्या होता है, सेंड मल्टीपल फ्रेम विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिट ऑल द फ्रेम आफ्टर लास्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इफ एन एरर ऑकर। और यहाँ पर क्या होता है ना कि एक साथ बंच ऑफ फ्रेम भेजा जाता है। मान लीजिए मेरे
मेरे पास टोटल 25 फ्रेम है, तो मैं 5-5 करके भेजूंगा। तो एक बार में मैंने 5 भेज दिया, उसने 5 रिसीव किया। अब 5 रिसीव किया, अगर एरर नहीं दिया दूसरा 5 भेजना है मुझे। लेकिन अगर उसने एरर थ्रो किया ना, तो मुझे फिर से वो 5 भेजना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम और कॉन्स ये है कि उस 5 में से हो सकता है थर्ड नंबर का फ्रेम डैमेज था, लेकिन हम दोबारा से 5 भेज रहे, तो बैंडविड्थ का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। अब यही चीज को सॉल्व करने के लिए सिलेक्टिव ARQ में क्या होता है ना, सेंड ओनली फ्रेम दैट इज नेगेटिवली एक्नॉलेज्ड, रिड्यूस अननेसेसरी ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि भाई आपने बहुत सारा पैकेट भेजा, अब उसमें थर्ड नंबर का पैकेज यानी 5-5 करके आपको 3 बार भेजना है, 15 पैकेट भेजना है। तो जो सेकंड वाला मान लीजिए आपने पैकेज भेजा था मल्टीपल, उसमें थर्ड यानी सेकंड पैकेज का सेकंड ब्लॉक का थर्ड वाला जो पैकेट था वो करप्ट था। तो सामने वाला जो रिसीवर है वो आपको सिर्फ यही बोलेगा कि, और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि वो जो बंच में भेजेगा ना, यानी 3 ब्लॉक में भेजेगा, पहला ब्लॉक में 5 डेटा फ्रेम है, दूसरा ब्लॉक में 5 डेटा फ्रेम है, तीसरा ब्लॉक में 5 डेटा फ्रेम है। तो पहला ब्लॉक वो भेज के वेट करेगा, अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स आया कि हाँ ठीक है, तो फिर सेकंड भेजेगा। तो मान लीजिए पहला ब्लॉक फ्रेम भेजा सेंडर ने, रिसीवर ने बोला सब कुछ ठीक है। दूसरा ब्लॉक फ्रेम भेजा उसने जिसमें 5 डेटा फ्रेम था। अब रिसीवर ने क्या किया कि उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दिया कि थर्ड नंबर का जो था ना उसमें एरर है। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब पहला वाला ब्लॉक का थर्ड नंबर नहीं, क्योंकि पहला वाला का उसने ऑलरेडी बता दिया, सेकंड वाला का चल रहा है। सेकंड वाला में जब उसने बोला थर्ड नंबर, तो सेंडर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ब्लॉक में से थर्ड नंबर को रिट्रांसमिट करेगा, और फिर वो बोलेगा कि हाँ अब ठीक है, फिर वो थर्ड जो ब्लॉक है उसको करेगा। ठीक है, यानी एट अ टाइम एक ही चल रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। ईच टेक्निक ऑफर डिफरेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और इस यहाँ तो बहुत शॉर्ट में है, बट हमने बहुत डिटेल्स इसको डिस्कस किया था। फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। अब फ्लो कंट्रोल कैसे होता है? फ्लो कंट्रोल इज अ टेक्निक दैट अलाउ टू स्टेशन वर्किंग एट द सेम एट डिफरेंट स्पीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब यहाँ पर यही सिंपल सी बात है कि मान लीजिए 2 स्टेशन है, 2 डिवाइस है, दोनों कम्युनिकेट कर आपस में, लेकिन दोनों का स्पीड और कैपेसिटी डिफरेंट है। एक का स्पीड मान लीजिए सेंड करने का 100 Mbps है, लेकिन दूसरे का रिसीव करने का 100 नहीं है, रिसीव करने का कम है, तो जाहिर सी बात है डेटा लॉस हो जाएगा। हम ज्यादा स्पीड में भेज रहे, आप रिसीव ही नहीं कर पाए। तो इसको सॉल्व करना कैसे करके, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना तो कि दोनों तरफ का जो डिवाइस है वो सेम लेवल पे हो। तो कंट्रोल फ्लो इसी चीज को संभालता है। इट इज अ सेट ऑफ मेजर टेकन द रेगुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा दैट सेंडर सेंड्स सो दैट फास्टर सेंडर डू नॉट ओवरवेलमिंग द स्लोअर रिसीवर। वही बात है। इन डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फ्रेम द सेंडर कैन सेंड बिफोर इट वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है ना, फ्लो कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट करता है कितना नंबर ऑफ फ्रेम सेंडर भेज रहा है, और कैन सेंड बिफोर वेट, और वेट करने से पहले कितना भेज सकता है एक्नॉलेजमेंट के लिए रिसीवर का जब आएगा तब। तो इसमें कौन सा अप्रोच होता है? 2 अप्रोच लिया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक फीडबैक बेस्ड कंट्रोल फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, सेंडर सेंड करता है फ्रेम, और आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम यूजर दिस इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। यानी सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट दिया, और फिर यूजर सेंड करेगा। इस तरीके से चलता है, ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है, याद रखिए। इसके बाद एक आता है रेट बेस्ड कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ क्या होता है, प्रोटोकॉल हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विदाउट रिक्वायरिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अब रेट बेस्ड कंट्रोल में क्या होता है ना कि एक बिल्ट इन प्रोटोकॉल मैकेनिज्म होता है जो कि रेट को, जो ट्रांसमिशन रेट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है विदाउट इस चीज का जरूरत के कि भाई तुम एक्नॉलेजमेंट दो फ्रॉम द रिसीवर। विदाउट रिसीवर का इस जरूरत नहीं पड़ता, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट दे या ना दे, वो खुद से रेट को यानी रेट का ट्रांसमिशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। दिस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर में इस्तेमाल होता है, डेटा लिंक लेयर में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंट्रोल फ्लो इंश्योर अ फास्टेस्ट सेंडर डज नॉट ओवरवेलमिंग अ स्लो रिसीवर। यानी कंट्रोल फ्लो इस चीज का ध्यान रखता है ना कि सेंडर बहुत फास्ट सेंड कर रहा है, तो रिसीवर अगर स्लो रिसीव करे तो ओवरवेलमिंग ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, डेटा लॉस ना हो जाए। प्रिवेंटिंग डेटा लॉस एंड इंप्रूव ओवरऑल नेटवर्क एफिशिएंसी, ये भी बहुत सिंपल सा था। अब कंट्रोल फ्लो में टेक्निक कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, ये दोनों भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ तो बस हल्का हल्का सा पढ़ रहे हैं ना। डेटा लिंक लेयर यूजेस फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। देयर आर 2 मेन टेक्निक्स। अब डेटा लिंक लेयर क्या इस्तेमाल करता है, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल। एज यू कैन सी, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल, और इसको हम लोग नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या 2 मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है ना, द सेंडर सेंड्स द फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। सेंडर सेंड किया डेटा फ्रेम को, अब वेट करेगा, भाई एक्नॉलेजमेंट दो। वंस द रिसीवर रिसीव द फ्रेम इट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट फ्रेम बैक टू द सेंडर। और जैसे ही रिसीवर को फ्रेम प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, रिसीवर उसको फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भैया मुझे मिल चुका है, और फिर सेंडर उसको सेंड करेगा, और इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। और इसका प्रोज एंड कॉन्स हमने पहले ही देख लिया था। स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, अलाउ मल्टीपल फ्रेम टू बी ट्रांसमिट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी ओवर स्टॉप एंड वेट। यानी ये वही वाला चीज है जो हमने यहाँ डिस्कस किया, ये वही वाला स्टॉप एंड वेट और ये वाला। ठीक है, मल्टीपल भेजे कि एक बार भेजे। स्लाइडिंग विंडो
विंडो वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये जो स्लाइडिंग विंडो यानी मल्टीपल वाला जो है ये किस तरीके से काम करता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर हैज फाइनाइट साइज बफर कॉल्ड विंडो, यानी सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी एक बफर विंडो होता है जहां पर टेम्परेली आप कुछ होल्ड कर सकते हैं प्रोसेस करने के लिए। द सेंडर एंड रिसीवर एग्रीड अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेम टू बी सेंड बेस्ड ऑन बफर साइज। अब यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही एग्री कर लेता है कि भाई साइज जितना भी हो फ्रेम का, लेकिन एक बार में कितना फ्रेम आपको भेजना है अकॉर्डिंग टू हम दोनों के बफर साइज के बेसिस पे वो फिक्स कर लेते हैं कि इतना ही फ्रेम भेजेंगे, इससे ज्यादा नहीं भेजेंगे। इसी तरीके से द सेंडर सेंड्स मल्टीपल फ्रेम इन सीक्वेंस विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो इस केसेस में क्या होता है कि सेंडर को मालूम होता है कि भाई सब कुछ सेटअप हो चुका है, अब मुझे इस बात का टेंशन नहीं लेना कि वो डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। तो सेंडर क्या करता है, मल्टीपल फ्रेम को सीक्वेंस में सेंड कर देता है विदाउट इस चीज का इंतजार किए कि एक्नॉलेजमेंट आए। व्हेन इट्स सेंडिंग विंडो इट्स फिल्ड इट्स वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही जो सेंडिंग विंडो है वो फिल हो जाए, यानी अगेन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि दोनों एग्री करता है सेंडर और रिसीवर एक पर्टिकुलर साइज के लिए कि ये हमारा बफर साइज होगा। तो जैसे ही वो बफर साइज फिल हो जाता है ना, विंडो साइज फिल हो जाता है, तब जाके सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि भाई अब विंडो साइज फिल हो चुका है। तो वहां से उसने विंडो जो जो बफर था वहां से उसने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, क्या चक्कर चल रहा है, इसके वजह से वो वेट करता है। ऑन रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट इट एडवांस द विंडो एंड ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम। और जैसे ही उसको मिल जाता है एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भैया काम हो चुका, वो फिर से क्या करता है, नेक्स्ट जो मल्टीपल ब्लॉक होता है पूरा उसको भेज देता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इंप्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी बाय अलाउइंग मल्टीपल फ्रेम्स टू बी ट्रांसमिट बिफोर रिक्वायरिंग एक्नॉलेजमेंट। जाहिर सी बात है टाइम का कमी यहाँ पर हो रहा है, यानी कम टाइम लग रहा है, बार बार पूछना नहीं पड़ रहा है। तो स्लाइडर विंडो प्रोटोकॉल इंप्रूव करता है नेटवर्क का एफिशिएंसी। इसके बाद होता है फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर। इसको भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा था एफएफडी के अंदर के एफडीडीआई के अंदर कि किस तरीके से फ्रेमिंग वगैरह होता है। यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे, हाँ यहाँ पर हम लोग डिटेल से नहीं शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। क्या है, इन फिजिकल लेयर डेटा ट्रांसमिट इन्वॉल्व सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन ऑफ अ बिट फ्रॉम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आपको पता है फिजिकल लेयर में क्या होता है कि बिट्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान और सिंक्रोनाइज किया जाता है ट्रांसमिशन को। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, दीज पैकेट्स बिट इनटू फ्रेम। अब ये जो बिट्स है, जो 0 1 का बिट्स होता है, जो फिजिकल लेयर ऊपर पास करता है डेटा लिंक लेयर को, वो डेटा लिंक लेयर उस बिट्स को 0 1 को कन्वर्ट करता है फ्रेम में, ताकि ऊपर का जो उसका नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उसको इस्तेमाल कर सके। डेटा लिंक लेयर टेक्स दैट पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, यानी डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से वो पैकेट लेता है। अब नेटवर्क लेयर से पैकेट कब लेगा, यानी अगर मुझे कुछ सेंड करना है तो नेटवर्क लेयर से आएगा और उस तरफ रिसीवर की तरफ फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को भेजेगा और डेटा लिंक लेयर फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा, यानी वो रिसीवर के एंड में है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एग्जांपल्स देखेंगे ना तो वो सेंडर के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। ठीक है, तो सेंडर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एप्लीकेशन से नीचे आता रहेगा ना, तो इसलिए क्या हुआ, डेटा लिंक लेयर को कहां से पैकेट मिला, ऊपर से पैकेट मिला, यानी नेटवर्क लेयर से पैकेट मिला एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम। तो उसने उसको फ्रेम में इनकैप्सुलेट कर दिया, क्योंकि डेटा लिंक लेयर को अब उसको बिट्स और 0 1 के लिए रेडी करना है, क्योंकि फिजिकल लेयर उसी को समझता है। इफ द फ्रेम साइज बिकम टू लार्ज, अगर फ्रेम साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, देन द पैकेट में बी डिवाइड इनटू स्मॉलर फ्रेम साइज। तो पैकेट को ऑटोमेटिकली स्मॉलर फ्रेम साइज में डिवाइड कर देगा। स्मॉलर साइज फ्रेम में फ्लो कंट्रोल मोर एरर एफिशिएंट। जाहिर सी बात है अगर छोटा छोटा पैकेट में डाल देंगे तो वो एरर कंट्रोल और एफिशिएंट हो जाता है। देन इट सेंड ईच फ्रेम बिट बाय बिट ऑन द हार्डवेयर, और फिर ये क्या करेगा, बिट बाय बिट पूरा का पूरा फ्रेम को हार्डवेयर में सेंड कर देगा एट रिसीवर्स एंड, यानी जहां पर रिसीवर रिसीव करेगा। डेटा लिंक लेयर पिक्ड अप सिग्नल फ्रॉम हार्डवेयर एंड असेंबल देम इनटू फ्रेम। अब जाहिर सी बात है डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, वो सिग्नल से पिक करेगा, यानी फिजिकल लेयर्स उसको पूरा कन्वर्ट करेगा, यहाँ से भेज दिया बिट बाय बिट करके फिजिकल लेयर भेज दिया। फिजिकल लेयर के ऊपर यानी सेंडर के साइड में फिजिकल लेयर सबसे नीचे है, वो रिसीव किया, उसके ऊपर वो किसको भेजेगा, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, दोबारा से उसको फ्रेम्स में असेंबल करेगा और फिर वो ऊपर भेजेगा किसको, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क लेयर को। पार्ट्स ऑफ फ्रेम, अब फ्रेम्स का पार्ट क्या क्या होता है, उसमें फ्रेमिंग हेडर होता है, पेलोड फील्ड होता है, ट्रेलर होता है और फ्लैग्स होता है। क्या मतलब है इसका, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। फिक्स साइज फ्रेमिंग, क्या होता है फिक्स साइज फ्रेमिंग, साइज ऑफ फ्रेम इज फिक्स्ड एंड एक्ट एज डिलिमिटर यूज्ड इन एटीएम सेल्स। एटीएम सेल्स वगैरह में क्या होता है, जो फ्रेम साइज होता है ना उसको फिक्स कर दिया जाता है, जो कि डिलिमिटर की तरह एक्ट करता है। इसके बाद एक होता है वेरिएबल साइज फ्रेम, यानी फ्रेम का साइज अब वेरी कर सकता है। साइज ऑफ ईच फ्रेम में भी डिफर, हर फ्रेम अलग अलग हो सकता है। यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क विद बाइट्स स्टिफिंग एंड बिट स्टिफिंग बाइट स्टिफिंग लास्ट हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं क्रैश कोर्स में। तो वेरिएबल लेंथ जहां पर हो, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पे हर पैकेट या हर फ्रेम का रेट जो है, यानी जो फ्रेमिंग होता है वो सेम साइज का नहीं होता है, तो क्योंकि वो वेरी करेगा तो वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो स्टिफिंग का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। ठीक है, फ्रेमिंग इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मैनेजेबल यूनिट फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। तो अक्रॉस द नेटवर्क ट्रांसमिशन करने के लिए फ्रेमिंग एसेंशियल हो जाता है, ताकि डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। अब टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया। टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्या होता है, टू वे ऑफ डिफाइंड फ्रेमिंग डिलिमिटर इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग आर, यानी वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में जब आप फ्रेम करते हैं ना तो उसमें
दो तरीका होता है डिलीमीटर लगाने का। एक होता है लेंथ फील्ड। इसमें क्या होता है, अ लेंथ फील्ड इज यूज्ड दैट डिटरमाइन अ साइज ऑफ फ्रेम। यानी लेंथ फील्ड बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि साइज ऑफ लेंथ कितना है फ्रेम का। इट इज यूज्ड इन इथरनेट, और ये आमतौर पे इथरनेट पे इस्तेमाल होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉलो करता है IEEE 802.3 को। ठीक है, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। दो स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.3 और एक 802.11 या 12 मेरे ख्याल से, जो वाईफाई के लिए इस्तेमाल होता है। एंड लिमिटर, एंड लिमिटर क्या होता है, अ पैटर्न इज यूज्ड एज अ डिलिमीटर टू डिटरमाइन द साइज ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा कि एक पैटर्न होता है जिससे वो डिलिमीटर को इस्तेमाल करके डिटरमाइन करता है कि फ्रेम का साइज कितना है। यूज द टोकन रिंग, यहाँ पर टोकन रिंग का इस्तेमाल होता है विथ बाइट स्टिफिंग और बाइट और बिट स्टिफिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन। और यहाँ पर टोकन रिंग का इस्तेमाल होता है बिट स्टिफिंग के साथ या बाइट स्टिफिंग के साथ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग रिक्वायर एडिशनल मैकेनिज्म टू मार्क फ्रेम बाउंड्रीज। वेरिएबल लेंथ साइज क्या करता है ना, अक्वायर यानी वेरिएबल लेंथ साइज जो है उसको एडिशनल मैकेनिज्म चाहिए एक बाउंड्री को मार्क करने के लिए। जाहिर सी बात है, अब वेरिएबल लेंथ है, बढ़ ज्यादा कम हो सकता है ना साइज, लेकिन एक बाउंड्री भी तो होना चाहिए ना। आउट ऑफ बाउंड तो नहीं होना चाहिए कि भाई इन्फिनिट साइज हो गया, फाइनाइट साइज होता है। तो इस वजह से एक बाउंड्री वो बताता है कि भाई इतना तक जाएगा। ठीक है, वाइल फिक्स साइज फ्रेमिंग सिंप्लीफाइड द फ्रेम डिटेक्शन, जबकि फिक्स वाला में ये सब का टेंशन ही नहीं है, भाई पता है कितना है। ठीक है, इसके बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क एरर डिटेक्शन करेक्शन। अब कंप्यूटर नेटवर्क में एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैसे करके होता है, इसमें से भी हमने ऑलरेडी बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है, कुछ चीज नया आएगा। देयर आर मेनी रीजन सच एज नॉइज, क्रॉस टॉक एक्सेट्रा। यानी देयर आर मेनी रीजन जहां पर नॉइज, क्रॉस टॉक वगैरह एक्सेट्रा होता है, विच में हेल्प डेटा टू गेट करप्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से डेटा करप्ट हो सकता है ट्रांसमिशन के दौरान। द अपर लेयर वर्क ऑन सम जनरलाइज्ड व्यू ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड आर नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअल हार्डवेयर डेटा प्रोसेसिंग। और अपर लेयर जो होता है ना, वो कुछ सेंट्रलाइज्ड व्यू में काम करता है, यानी जनरलाइज्ड व्यू में काम करता है नेटवर्क आर्किटेक्चर के इसमें, जो कि बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल हार्डवेयर में डेटा प्रोसेसिंग कैसे करके हो रहा है। हेंस द अपर लेयर एक्सपेक्ट एरर फ्री ट्रांसमिशन बिटवीन द सिस्टम। और अपर लेयर को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई मुझे एरर फ्री डेटा ही मिल रहा है, क्योंकि मेरा काम एरर को देखना है नहीं, इसीलिए ये काम लोअर लेयर में होता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वुड नॉट फंक्शन एक्सपेक्टेडली इफ दे रिसीव एनोरियस डेटा। यानी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए अगर डेटा करप्ट हो या डेटा में कुछ एरर हो। ठीक है, इसीलिए डेटा लिंक लेयर यूज सम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट फ्रेम यानी डेटा बिट स्ट्रीम आर ट्रांसमिटेड विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो इसलिए डेटा लिंक लेयर ध्यान रखता है कि भाई सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन हमेशा हो जब डेटा ट्रांसफर यहाँ से हुआ। तो टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या है, सिंगल बिट एरर होता है जिसमें ओनली वन बिट इज करप्ट इन द फ्रेम, जिसमें सिर्फ एक ही बिट करप्ट होता है फ्रेम के अंदर। मल्टीपल बिट एरर होता है जिसमें फ्रेम के अंदर फ्रेम इज रिसीव विद मोर देन वन बिट करप्ट, जिसमें फ्रेम रिसीवर को रिसीव होता है एक से ज्यादा बिट करप्ट के साथ। और उसके बाद होता है ब्रस्ट एरर। ब्रस्ट एरर में क्या होता है, फ्रेम कंटेन मोर देन वन कंसेक्यूटिव करप्ट बिट। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, यानी एक साथ, यानी एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू आपका वो एरर है। ठीक है, लाइन से, यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर एक से ज्यादा, और यहाँ पर वही कंटिन्यू हो रहा है ज्यादा, 1 2 3 4 कितना भी नंबर हो सकता है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व एरर डिटेक्शन। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म में एरर डिटेक्शन भी इन्वॉल्व होता है और करेक्शन भी इन्वॉल्व होता है विद डिफरेंट टेक्निक्स सूट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अलग अलग टेक्निक होता है जो कि अलग अलग एरर टाइप के लिए काम करता है। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर is received error in received frame are detected by means of parity check and cyclic redundancy check CRC। यानी means of parity check और CRC के मदद से रिसीवर फ्रेम्स में डिटेक्ट किया जाता है कि भाई डेटा करप्ट है कि नहीं है। इन बोथ केस few extra bit are sent along with actual data to confirm that bit received at other end are same as they sent या फिर नहीं। तो इन बोथ केस, इन दोनों केस में क्या किया जाता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा बिट को सेंड किया जाता है एक्चुअल डेटा के साथ, और देखा जाता है कि भाई जो दूसरा साइड, जो रिसीवर का साइड है ना, वहां पर वो जो एक्स्ट्रा बिट हमने दिया है वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो रहा है कि अगर रिसीव हुआ है तो मतलब डेटा ठीक से गया, रिसीव नहीं हुआ तो मतलब डेटा ठीक से नहीं गया, कुछ गड़बड़ है। अब पार्टी चेक क्या होता है, वन एक्स्ट्रा बिट इज सेंड अलोंग विद द ओरिजिनल बिट टू मेक नंबर ऑफ वंस ईदर इवन इन द केस और इवन पार्टी और ऑड इन द केस ऑफ ऑड पार्टी। यानी एक बिट सेंड किया जाता है, इवन के केस में है तो उसको इवन रखा जाता है, ऑड के केस में है तो ऑड रखा जाता है चेक करने के लिए। अब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आरसीआर में क्या होता है, आरसीआर इज डिफरेंट अप्रोच टू डिटेक्ट इफ द रिसीवर फ्रेम कंटेंट वैलिड डेटा। दिस टेक्निक इन्वॉल्व बाइनरी डिवीजन of the data bits being sent. The divisor is generated using polynomials। यानी ये जो CRC होता है ना, CRC डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करता है डिटेक्ट करने के लिए कि रिसीवर जो है वो वैलिड फ्रेम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर टेक्निक क्या इस्तेमाल होता है, बाइनरी डिवीजन का टेक्निक इस्तेमाल होता है डेटा बिट्स के ऊपर जो उसको सेंड किया गया है, और वहां पर क्या होता है कि डिवाइजर जो होता है वो पॉलिनोमियल वगैरह जनरेट करता
करता है, यानी कैलकुलेशंस यहाँ पर होता है कुछ जिसके बेसिस पे वो पता करता है। तो यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं सेंडर कैलकुलेट रिमाइंडर, सेंडर ने रिमाइंडर कैलकुलेट किया, सीआरसी प्रोसेस का ये बता रहे हैं, और फिर ऐड करेगा रिमाइंडर को डेटा में और फिर ट्रांसमिट कोड वुड, ठीक है, यानी और भी जरा कॉम्प्लेक्स है। सीआरसी इज मोर पावरफुल देन पैरिटी चेक एंड कैन डिटेक्ट मोर टाइप्स ऑफ एरर विद हायर एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स, तो पैरिटी जो है, ये पैरिटी नहीं, सीआरसी जो है ये ज्यादा पावरफुल है एरर डिटेक्शन में। अब एरर करेक्शन की बात करें तो इन डिजिटल वर्ल्ड एरर करेक्शन कैन बी डन इन टू वे। डिजिटल वर्ल्ड में एरर करेक्शन, यहाँ तो डिटेक्शन हुआ ना, करेक्शन कहाँ से होगा, तो करेक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है बैकवर्ड एरर करेक्शन, एक होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है ना, व्हेन द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर, जब रिसीवर ऐसे कुछ मैकेनिज्म से डिटेक्ट कर ले एरर को, इट रिक्वेस्ट बैक टू द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डेटा यूनिट, तो वो सेंडर को दोबारा बोलता है कि भाई मुझे फिर से रीट्रांसमिट करो, जरूरत है इसका। और फॉरवर्ड एरर कनेक्शन में क्या होता है, व्हेन अ रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इट्स एग्जीक्यूट एरर करेक्शन कोड टू ऑटो रिकवर एंड करेक्ट सम काइंड ऑफ एरर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, फॉरवर्ड एरर करेक्शन में कि रिसीवर को जब कोई डिफेक्ट मिलता है, एरर मिलता है, तो वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर देता है एरर करेक्टिंग कोड। उसके पास कुछ एरर करेक्टिंग कोड होता है फॉरवर्ड करेक्शन में, फॉरवर्ड एरर करेक्शन में, और उससे वो ऑटो रिकवर करता है, यानी खुद से उस डेटा को रिकवर करता है, करने की कोशिश करता है, और कुछ काइंड ऑफ एरर को वो रिकवर कर भी लेता है, यानी दोबारा रिक्वेस्ट नहीं भेजता सेंडर को कि भाई तुम भेजो मुझे। फॉरवर्ड एरर करेक्शन इज यूज्ड इन वायरलेस ट्रांसमिशन वेयर रीट्रांसमिट मे बी एक्सपेंसिव। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वाला मोस्टली वायरलेस ट्रांसमिशन में होता है, जहां पर रीट्रांसमिट करना एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, तो इस वजह से। एरर करेक्शन कोड, अब एरर कनेक्टिंग कोड क्या होता है, यानी एरर कनेक्टिंग कोड, एरर कनेक्टिंग कोड यानी ECC आर सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेटेड बाय स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर इन डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अ नॉइजी चैनल। यानी ये बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि एरर को किस तरीके से रिमूव किया जाए जो ट्रांसमिट हुआ है नॉइजी चैनल वगैरह में। इसका एग्जांपल जैसे कि ये भी एक हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर करेक्शन कोड, अब एरर करेक्टिंग के लिए बहुत सारा कोड होता है, एक होता है ब्लॉक कोड, एक होता है कोवोल्यूशन कोड। तो ब्लॉक कोड में क्या होता है, मैसेज इज डिवाइड इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, मैसेज को फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है विद रिडंडेंट बिट्स एडेड फॉर एरर डिटेक्शन करेक्शन, और एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया जाता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। ये क्या कहाँ होता है, कोड ब्लॉक में होता है। और कोवोल्यूशन ब्लॉक में क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक, कॉन्वोल्यूशन कोड, सॉरी, कॉन्वोल्यूशन कोड में क्या होता है, मैसेज कंप्रेस डेटा स्ट्रीम ऑफ आर्बिट्री लेंथ विद पार्टी सिंबल्स जनरेटेड बाय स्लाइडिंग एप्लीकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, यानी मैसेज को डेटा स्ट्रीम में कुछ आर्बिट्री लेंथ में इसको यानी मैसेज कंप्रेस्ड करता है ना डेटा को, डेटा स्ट्रीम को, तो उसका कुछ आर्बिट्री लेंथ हो जाता है। यानी आर्बिट्री लेंथ का मतलब कि कोई फिक्स लेंथ उसका नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, विद पार्टी सिंबल के द्वारा, और वो जनरेट होता है बेसिकली स्लाइडिंग एप्लीकेशन बूलियन फंक्शन से, ठीक है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ पूरा टेक्निक है। एरर कनेक्टिंग कोड certain the exact number of bit that has been corrupted and the location of the corrupted bit enable forward error correction at the receiver। यानी एरर करेक्शन जो कोड्स होता है ना, वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट नंबर जो होता है ना बिट्स जहां पर वो करप्ट हुआ है और उसका लोकेशन ऑफ द बिट वो बता देता है। इससे ये होता है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो है वो इनेबल कर दिया जाता है रिसीवर की तरफ। इसके बाद हैमिंग कोड हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में यानी प्रीवियस कोर्स में यानी प्रीवियस क्रैश कोर्स में दिखा हुआ था, ठीक है। हैमिंग कोड आर अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अप टू 2 साइमल्टेनियस बिट एरर एंड करेक्शन सिंगल बिट एरर, यानी 2 साइमल्टेनियसली बिट एरर को भी पकड़ता है और सिंगल बिट एरर को भी ये पकड़ने के लिए आता है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड का फीचर क्या होता है, यूजेस रिडंडेंट बिट टू बोथ डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, यानी रिडंडेंट बिट्स को इस्तेमाल करता है, एक्स्ट्रा बिट्स को इस्तेमाल करता है बोथ डिटेक्ट करने के लिए भी एरर को और एरर को करेक्ट करने के लिए भी। कैन करेक्ट सिंगल बिट एरर ऑटोमेटिकली, सिंगल बिट एरर को ऑटोमेटिक करेक्ट भी कर देता है। रिक्वायर्स स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू डिटरमाइन पार्टी बिट्स, यानी स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स लगता है पार्टी बिट को डिटरमाइन करने के लिए। नेम्ड आफ्टर रिचर्ड हैमिंग हु डेवलप दिस टेक्निक, रिचर्ड हैमिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने हैमिंग कोड को डेवलप किया। एप्लीकेशंस कहाँ होता है, कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में इसका एप्लीकेशन होता है, इस्तेमाल होता है हैमिंग कोड का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, मॉडेम्स में होता है, और डेटा स्टोरेज सिस्टम वगैरह में होता है, ठीक है। हैमिंग कोड्स प्रोवाइड एन एफिशिएंट मेथड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, ये क्या होता है, बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड इज एन एरर करेक्टिंग कोड वेयर एन इनकोडर प्रोसेस एन इनपुट सीक्वेंस ऑफ बिट ऑफ आर्बिट्री लेंथ एंड जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ आउटपुट बिट। यानी यहाँ पर होता ही है कि ये एक एरर करेक्टिंग का कोड है, यानी एरर को करेक्ट करने के लिए एक कोड है बेसिकली, जो कि इनकोडिंग प्रोसेस में क्या करता है ना, सीक्वेंस ऑफ बिट को एक आर्बिट्री लेंथ में एक कन्वर्ट करता है, यानी इस्तेमाल करता है, और जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ आउटपुट बिट। यानी वही बात है ना कि भेज रहे हम कुछ एक्स्ट्रा बिट और वहां पर चेक करने के लिए, यानी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। की फीचर मैसेज, यानी मैसेज कंप्राइज ऑफ डेटा स्ट्रीम ऑफ आर्बिट्री लेंथ, तो मैसेज को वो कंप्राइज करता है, यानी कंप्राइज का मतलब कंसिस्टेंट करता है डेटा स्ट्रीम ऑफ आर्बिट्री लेंथ, एक आर्बिट्री लेंथ में। पार्टी सिंबल आर जनरेटेड बाय स्लाइडिंग एप्लीकेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन टू डेटा स्ट्रीम, जैसे हमने ऑलरेडी बताया पहले ही, प्रोवाइड गुड एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज और यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन
डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इन जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। एडवांटेज क्या है इसका? बेटर एरर कनेक्शन होता है, परफॉर्मेंस देन ब्लॉक कोड, यानी ब्लॉक कोड से अच्छा परफॉर्मेंस और एरर कनेक्शन भी यहाँ पर होता है। सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम, कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैन हैंडल ब्रस्ट एरर इफेक्टिवली, ब्रस्ट एरर आपको पता ऑलरेडी क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक होता रहता है कंसिक्यूटिवली, तो उसको भी अच्छा से इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है। बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड आर particularly useful in application where data is transmitted continuously rather than a discrete block, यानी कंटिन्यूसली जहां पर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, वहां पर ये ज्यादा अच्छा काम करता है इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट ब्लॉक, जहां पर कुछ ब्लॉक भेजा जा रहा है फिर बाद में कुछ ब्लॉक भेजा जा रहा है। ठीक है। रीड सोलोमन कोड, अब ये रीड सोलोमन कोड क्या होता है? रीड सोलोमन कोड आर ब्लॉक कोड दैट आर कैपेबल ऑफ करेक्टिंग ब्रस्ट एरर इन रिसीविंग डेटा ब्लॉक, यानी अब ये ब्रस्ट एरर को करेक्ट करने के लिए खास करके है। एरर का 2-3 टाइप है, मैंने पहले ही बताया, मल्टीपल बिट्स एरर था, सिंगल बिट और ब्रस्ट, तो ये ब्रस्ट के लिए बेसिक काम करता है। और रिसीव यानी एरर्स इन रिसीव डेटा ब्लॉक। ठीक है। की फीचर क्या है इसमें? पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट करेक्टिंग ब्रस्ट एरर, यानी ये स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं एक स्पेशलाइज्ड एरर करेक्टिंग कोड है जो ब्रस्ट एरर को यानी करेक्ट करता है। वाइडली यूज्ड इन स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम में ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सीडी एंड डीवीडी टेक्नोलॉजी में और क्यूआर कोड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन कहाँ होता है? डेटा स्टोरेज सिस्टम में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, डिजिटल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में और बारकोड स्कैनिंग में। आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो उसमें बारकोड और क्यूआर कोड दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बारकोड दिया होता है चेक करने के लिए। रीड सोलोमन कोड आर particularly valuable for system where error trend to occur in burst rather than randomly distributed single bit error। जाहिर सी बात है जहां पर burst error का चांसेस बढ़ जाता है फॉर एनी रीजन, वहां पर ये वाला जो रीड सोलोमन कोड है ना, वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ये रीड का स्पेलिंग, ये बेसिकली रेड या रीड, आप कैसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं? Reed Solomon, लो डेंसिटी पार्टी चेक कोड, अब ये क्या होता है? लो डेंसिटी पार्टी चेक कोड, यानी जिसको एलडीपीसी भी कहा जाता है, इज अ ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड बाय अ पार्टी चेक मैट्रिक्स कंटेनिंग अ लो डेंसिटी ऑफ वंस। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ की फीचर्स है, यानी ये कुछ एडिशनल चीजें हैं। सुटेबल फॉर लार्ज ब्लॉक साइज इन वेरी नॉइजी चैनल, अगर चैनल बहुत ज्यादा नॉइजी है और साइज जो है वो बहुत लार्ज है तो उसमें काम आता है। एफिशिएंट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी, इसके अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी भी यहाँ पर एफिशिएंटली होता है। यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह में भी। ठीक है। एरर डिटेक्टिंग कोड पार्टी बिट्स, फॉर एरर डिटेक्शन द सेंडर नीड्स टू सेंड सम एडिशनल बिट्स अलोंग विद द डेटा बिट्स, जैसे हमने पहले कहा, द रिसीवर परफॉर्म नेसेसरी चेक बेस्ड अपॉन द एडिशनल रिडंडेंट बिट्स, और रिसीवर वही जो एक्स्ट्रा भेजा हुआ बिट है उसके बेसिस पे चेक करेगा। देयर आर 3 मेन टेक्निक्स फॉर डिटेक्टिंग एरर इन डेटा फ्रेम, तो 3 मेन टेक्निक होता है पता करने के लिए डेटा फ्रेम में कोई भी एरर है कि नहीं। उसमें पार्टी चेक होता है जो हमने ऊपर पढ़ के आया, चेकसम होता है और साइक्लिक रिडंडेंट चेक होता है यानी सीआरसी होता है। ठीक है। पार्टी बिट, द पार्टी बिट चेक इज डन बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट, जैसे हमने पहले बताया, कॉल्ड पार्टी बिट, द डेटा टू मेक द नंबर ऑफ वंस ईदर इवन और ऑड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टी। ठीक है। इसको हम ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन किया, इसका टाइप क्या होता है, एक इवन होता है एक ऑड होता है। हियर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द मैसेज मेड इवन, यहाँ यानी यहाँ पर इवन बना दिया जाता है, यहाँ पर ऑड बना दिया जाता है। ठीक है। एरर डिटेक्शन इन प्रोसेस, सेंडर काउंट्स 1 बिट्स भेजा, ऐड पार्टी बिट किया और ट्रांसमिट फ्रेम कर दिया। ठीक है। रिसीवर क्या किया, रिसीवर रिसीव फ्रेम किया, काउंट 1 बिट किया और चेक पार्टी कर लिया, यानी जो एक्स्ट्रा बिट भेजा था उसको चेक कर लिया। पार्टी चेक इज सिंपल टू इंप्लीमेंट बट कैन ओनली डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ बिट एरर, यानी ऑड नंबर अगर बिट्स एरर में आए तभी चेक कर सकते हैं, मेकिंग इट लेस रिलायबल फॉर डिटेक्टिंग मल्टीपल बिट्स एरर। जाहिर सी बात है बिट्स एरर मल्टीपल है, सिर्फ ऑड या इवन या 1 या 2 तो नहीं होता है ना, तो उसके लिए ये उतना एफिशिएंट नहीं होता। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग चैनल एलोकेशन स्कीमा एमसीए यानी मैक एड्रेस एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इज फंडामेंटल टू इंप्लीमेंटिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ensuring the data is transmitted accurately and efficiently across the network. Proper implementation of these concepts enable network engineers to design robust network that can handle the demand of modern application and the service. तो यहाँ पर बेसिकली वही बात बताया गया ना कि ये चीज क्योंकि एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी नेटवर्किंग में जो डेटा लिंक या फिजिकल लेयर में जो एडवांस और जो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो हमने यहाँ पर कवर किया। और ये इसलिए जरूरी भी हो जाता है ना, ताकि अभी आज के टाइम पे जब आप काम करेंगे तो आप जाहिर सी बात है मॉडर्न टेक्निक्स के साथ ही काम करेंगे, ना कि क्लासिक टेक्नोलॉजीज के साथ। Together, these technologies forms the foundation of a data communication at the data link layer, bridging the gap between physical transmission and network layer protocol। ये network layer protocols जो है वो, हालांकि network layer protocols में आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो और अच्छा से होगा, क्योंकि वो आपके यूजर के और ज्यादा करीब है, मशीन से दूर जाते जा रहा है, तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। सबसे डिफिकल्ट तो फिजिकल लेयर हो जाता है, क्योंकि वहां पर पूरा 0-1 और बिट स्ट्रीम और मीडियम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन फिजिकल लेयर में कुछ खास एडवांसमेंट नहीं हुआ, यानी जरूरत ही नहीं पड़ा वहां पर। और डेटा लिंक लेयर में एडवांसमेंट हुआ, और अभी ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी एडवांसमेंट हुआ। और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जब हम लोग ऊपर चले जाएंगे ना 1-2 लेयर और, यानी एप्लीकेशन लेयर और उसके नीचे वाला जो लेयर पढ़ेंगे, सेशंस या नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे, वहां पर जो भी चीज आएगा ना वो मोस्टली काइंड ऑफ फिजिकल चीजों से डील नहीं करेगा।
करेगा, वो मोस्टली प्रोटोकॉल्स रहेगा, वो मोस्टली किस तरीके से आपका नेटवर्क काम करता है उस पे रहेगा। सो फाइनली आज हम लोगों ने अपना जो 2 पर्टिकुलर लेयर होता है यानी ओएसआई मॉडल का एक लेयर, ओएसआई मॉडल का 2 लेयर, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को कवर कर दिया। और अगर आप टीसीपी आईपी के हिसाब से देखें तो जो लास्ट लेयर होता है ना, या नीचे से फर्स्ट लेयर होता है जिसको नेटवर्क लेयर ही कह ले, सॉरी नॉट नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर ही कह ले, वो कवर हो चुका है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेयर। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।